जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे ना, वो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। लिटरली वो स्टोरी सुन के 2 दिन तक तो मेरे को भी डर ही लग रहा था कि ऐसा भी होता है यार। सो स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है। उसके दादाजी ने एक लड़की से शादी करी। जैसे ही उनकी उस लड़की से शादी होती है, उनके घर पे ना थोड़ा मौत होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो लेडी थी ना, वो बहुत वियर्ड एक्ट करती थी। एज इन वो रात को सब सो रहे हैं, वो 3 बजे उठती थी, किचन में या घर के कोनों में जाती थी और अचानक अकेले बैठ जाती थी और कुछ बोलती रहती थी। एक साल में यू हैव 150,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब। जो मेरा फर्स्ट शूट था, उसकी जो फर्स्ट रील थी वाज अबाउट अ मूवी, एक हॉन्टेड मूवी है, उसको देख के 100 लोग मर गए। वो रील फट के 58 मिलियन पे चली गई। इमेजिन करो कि एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर है हमारी ऑडियंस में, राइट? उनको आपको कंटेंट क्रिएटर बनाना है, क्या क्या आप उनको बताओ? अगर मेरा भी टाइम होता पोस्टिंग का, तो मैं आपको रोक के पोस्ट ही कर रही होती, बट आई वुड से एड्स मत चलाओ। दैट इज द वर्स्ट। 100,000 to 1 million वाले फॉलोअर्स के लिए प्रॉब्लम है। 100K से 500K तक प्रॉब्लम है। इतने सारे हॉरर क्रिएटर्स ऑलरेडी थे। जब मैंने स्टार्ट करा था, हॉरर में बहुत क्रिएटर्स थे, सारे लड़के। अगर कोई लड़की आज ये पॉडकास्ट देख के कार का कंटेंट बनाएगी, बहुत चलेगा, क्योंकि कार में लड़कियां नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा घोस्टली प्लेसेस कौन से हैं? अच्छा, ये पूरी जर्नी में आपके साथ कुछ एक्चुअली में कुछ हुआ है हॉरर टाइप? सो सी यार, एक्चुअली हम करते हैं पॉडकास्ट शुरू बट जो आप ऑफ कैमरा बता रहे थे ना, वो मुझे अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। तो आई थिंक पहले आप वो स्टोरी बताओ जो आप कहते हैं, जिससे आपको भी इतना फेयरफुल लगा, फिर वहाँ से करते हैं। ठीक है। सो यार देखो, अभी मैं हॉरर स्टोरी सुनाती रहती हूँ, तो व्हाट हैपेंस इज कि लोग मुझे हर जगह से, ऑल ओवर इंडिया के बाहर से भी लोग अपनी जो रियल इंसिडेंट है वो सब भेजते रहते हैं। सो देयर इज़ वन गाय जो मेरे को सब्सक्राइब करता है बहुत टाइम से, एंड उन्होंने मुझे एक स्टोरी भेजी, एंड लिटरली वो स्टोरी सुन के 2 दिन तक तो मेरे को भी डर ही लग रहा था कि ऐसा भी होता है क्या यार, लाइक रियल में। मेरे को एक्चुअली बहुत डर लगता है तो। कोई बात नहीं यार, आई गिव यू सम ऐसा वो भी कि कैसे डर नहीं लगेगा, ठीक है? तो व्हाट हैपेंड इज कि उसने मुझे बताया कि वो लड़का जिस घर में रहता है ना, बचपन से ही उसके घर में, जैसे वो बड़ा होता है, सबके घर का कुछ एक सेटअप होता है। उसके घर में हर जगह ना धागे वागे लगे हुए हैं। उसके घर में इतनी रिलीजियसली हर कुछ टाइम बाद पूजा होती है कि ही इज़ वेरी इनटू, मतलब वो स्पिरिचुअल चीज़ है। एंड उसके घर पे जगह जगह पे त्रिशूल भी गड़े हुए हैं, ठीक है? अब ये देख के आपको लगेगा यार पूजा तो हमारे घर पे भी होती है, बट कैसे कि एक मंदिर है, उस मंदिर वाले रूम में घर के जो कोना होता है उधर आप सब कुछ करते हो, बट अगर आप छत पे भी एक त्रिशूल लगा रहे हो, रूम पे भी तुमने ऐसे धागा वागा प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है, सो इट्स बिट एक्सट्रीम कि यार ऐसा क्या हो गया। तो उसने मुझे स्टार्ट ये ऐसा करा कि दीदी देखो व्हाट हैपेंस इज कि मेरे घर पे ना ये सब लोग, मतलब मेरे पापा और मम्मी बहुत डरते हैं, ठीक है? और मैं भी, क्योंकि मैंने भी बचपन से वही माहौल देखा है कि सब डरते हैं, तो मुझ में भी बहुत डर है। पर अब जिस चीज़ से आप डरते हो आप उसको कंज्यूम भी करने लग जाते हो, इसलिए मुझे हॉरर स्टोरीज पसंद है, मैं आपकी पेज को फॉलो करता रहता हूँ ये वो। मैंने कहा बट ऐसा क्या हुआ? सो वो मुझे अपने दादा की कहानी से स्टार्ट करता है। सो स्टार्ट कहानी यहाँ से होती है कि उसके दादाजी थे, उसके दादाजी ने एक लड़की से शादी करी। जैसे ही उनकी उस लड़की से शादी होती है दादाजी की, उनके घर पे ना थोड़ा मौत होना स्टार्ट हो जाती है। शादी होते ही जैसे शादी हुई, 1-2 हफ्ता गुजरा, एक आदमी गया, उसके कुछ टाइम बाद फिर से एक और डेथ हो गई, फिर एक डेथ हो गई। सो इट इज़ लाइक कि डेथ इज़ समथिंग जो इनएविटेबल है, आप नहीं रोक सकते, कोई भी नहीं रोक सकता। बट अगर इतना रो में हो रहा है तो समथिंग इज़ फिशी, राइट? तो फिर जब ये सब होने लगा, तो आप क्या देखते हो जब कुछ बहुत आउट ऑफ द ब्लू चीज़ होने लगती है कि क्या नया हुआ है हमारे साथ? तो सिर्फ एक ही चीज़ नई हुई थी, शादी। तो सब ना उस औरत पे, उन लेडी पे थोड़ा शक करने लग गए, थोड़ा ना सब उन पे नज़र रखने लग गए। तो वो जो लेडी थी ना, वो बहुत वियर्ड एक्ट करती थी। एज इन वो रात को सब सो रहे हैं, वो 3 बजे उठती थी, किचन में या घर के कोनों में जाती थी और अचानक अकेले बैठ जाती थी और कुछ बोलती रहती थी। मेरी फट रही है एक्चुअली। ठीक है, बताओ। ठीक है, तो वो बोलती रहती थी, कुछ चैंट करती रहती थी, अकेले जाके रात के 3 बजे। एंड उनके हस्बैंड सो रहे हैं, पूरा घर सो रहा है। सो व्हाट आर यू डूइंग, है ना? सो दो चार ऐसे और इंसिडेंट्स हुए। कुछ इंसिडेंट ऐसा हुआ कि वो सब लोगों का कुछ चीज़ उठा लेती थी, कि जैसे अगर उनके हस्बैंड ने कोई कपड़ा फेंक दिया तो वो फेंकेगी नहीं, वो उसे उठा के छुपा के रख लेगी, ठीक है? तो ये सब बहुत हुआ, बट अब आप किसी को एक्यूज़ नहीं कर सकते, स्पेशली आप अपने फैमिली मेम्बर को एकदम से एक्यूज़ नहीं कर सकते कि तुम कुछ कर रहे हो। यू नीड टू हैव सॉलिड प्रूफ फॉर दैट। तो क्या हुआ कि जब वो लेडी पे इतना शक बढ़ने लगा ना, तो उनके सामान की चेकिंग होने लगी कि हम सामान चेक करते हैं। एक दिन उनके एक बक्से में से एक बॉक्स मिला छोटा, जिसके अंदर एक वूडू डॉल टाइप्स कुछ मिला।
एंड ये सोचो थोड़ा दादाजी के टाइम की बात है. सो एनीवेज लोगों को पता था. आज के टाइम पे हम थोड़ा वैसे ही थोड़ा साइंस वाइंस में घुस के इतना बिलीव नहीं करते, बट तब के टाइम पे लोग बहुत बिलीव करते थे. सो जब उन्हें वो वूडू डॉल मिली, सबका वो हो गया कि ये शी इज़ अ विच, ये कुछ कर रही है, कुछ तो गलत चीज़ हो रही है, ये काला जादू करती है. उनका डिवोर्स करवा दिया गया, उनको घर से फेंक दिया गया. अच्छा. निकाला भी नहीं गया, फेंक दिया गया तुरंत. जिस दिन डॉल मिली, जाओ तुम्हारा ख़त्म. 2-4 साल निकले और बाय दैट टाइम उनका ऑलरेडी बेबी एक हो चुका था. क्योंकि 2-3 महीने तो वो ऐसे जांच पड़ताल कर रहे थे, उससे पहले डेथ हो रही थी तो किसी ने ऐसा वो नहीं करा. इतने टाइम में कपल का बेबी हो गया. सो लाइक शादी होते उनका बच्चा कंसीव हो गया था, और जब तक ये सब चल रहा था उनका बेबी बॉर्न हो चुका था, एंड वो 2-3 महीने का होगा. सो ये सब हुआ. अब क्या हुआ कि वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा था, 1 साल का हो गया, 2 साल का हो गया. तो दादाजी ने उनके क्या करा, शादी कर ली दोबारा, क्योंकि अब एक बच्चे को भी माँ चाहिए. और फिर तो तब के टाइम की बात है, हो जाता था ये सब. तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली. दूसरी शादी से भी उन्हें बहुत जल्दी, जैसे शादी हुई उसके कुछ महीने बाद ही उन्होंने बच्चा कंसीव कर लिया. बट जैसे वो डिलीवरी हुई ना, वो बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ. सो इट वॉज अ स्टिल बॉर्न बेबी, वो नहीं रह पाया. सो लोगों को बहुत बुरा लगा. तो जब ये भी हुआ ना, तो सबका शक है ओ वो पहली वाली ने कुछ करवाया है पूरे घर पे, तो नहीं हो पाएगा. तो उन्होंने उसके बाद कंसीव करने की ट्राई नहीं करी. तो उनका ये इकलौता बेटा था. ठीक है, ये जो बेटे हैं ये हमारे सब्सक्राइबर के पापा है. क्योंकि हम सब्सक्राइबर के दादा की कहानी सुना रहे हैं, तो ये उनके पापा है, जो दादा की फर्स्ट बीवी से हुआ है. तो ये मैं आपको समझा रही हूँ क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. और वो सेकेंड बीवी से उनका जो बेटा हुआ था वो नहीं रहा. अब क्या हुआ, वो बेटा बड़ा होता गया. बच्चे को नहीं पता कि वो पापा की दूसरी वाइफ है, पापा की पहली वाइफ का मैं बेटा हूँ. बच्चे को ये सब नहीं पता, बिकॉज आप नहीं बताते बच्चों को ये सब बातें. और फैमिली में भी ना कुछ कुछ चीज़ें होती रहती थी हमेशा. कभी ऐसा कुछ होगा कि ऊपर आपको कोई मतलब पंछी मरा हुआ मिल रहा है, डर लग रहा है, लोगों को बुरे सपने आ रहे हैं. दादाजी जो उनके थे, उनको बहुत नाइटमेयर्स आते थे. और नाइटमेयर्स तक भी ठीक था, नाइट टेरर्स आते थे. तो नाइटमेयर और नाइट टेरर का मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ. नाइटमेयर्स के आपको बुरा सपना, आप उठ गए. नाइट टेरर्स आपको बुरे सपने आ रहे हैं, आप चीखे जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो, आपकी नींद नहीं खुल रही. ऐसा होता है. और ये मेडिकल दिक्कत है वैसे तो, बट कुछ लोग जो ज़्यादा डर जाते हैं उनको भी ये होता है. तो नाइट टेरर वैसे ट्रॉमा वगैरह और बहुत चीज़ों की वजह से भी होते हैं. तो दादाजी को नाइट टेरर की दिक्कत हो गई. ठीक है, ऐसे ही उनके बेटे के साथ भी होने लगा. पर बेटे को तो कोई हिस्ट्री ही नहीं पता, वो तो अपना मस्त जी रहा. उनको लग रहा है ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है. बस उनको लगता था मैं डरता हूँ, मैं डरपोक हूँ. तो वो डरपोक बच्चा था जो ये सब्सक्राइबर के पापा है. अब धीरे धीरे टाइम निकला, सब इस चीज़ से मतलब बहुत ज़्यादा यूज टू हो गए, सब आगे बढ़ गए, बड़े हुए, सब ठीक हो गया. उनकी शादी हो गई सब्सक्राइबर के पापा की. जिस दिन उनकी शादी थी, उनकी फर्स्ट वाइफ, उनके पापा की दादाजी की फर्स्ट वाइफ आती है और शादी में हंगामा कर देती है. पहले तो तुमने मेरे से डिवोर्स लिया, फिर तुमने मेरे बच्चे को इतना दूर रखा, अब मेरे बच्चे की शादी हो गई और ये बात भी मुझे पड़ोसियों से पता चल रही है. तुम नहीं मुझे बता रहे, मेरे को पड़ोसियों से पता चल रही है कि मेरे इकलौते औलाद की शादी है आज. अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ. वैसे बद्दुआ देके शादी के बीच में चली गई. एंड वो बच्चे को तो अब तक पता ही नहीं था, वो तो शादी वादी कर रहा था. शादी के दिन सब्सक्राइबर के ये पापा को पता चलता है कि ओह मेरी तो कोई और माँ थी, मैं तो किसी और का बेटा था. वो अपनी शादी की रस्में रोक के अपने पापा से पूरी कहानी पूछते हैं, सब पूछते, पूरा ड्रामा फैमिली सीन चल रहा है. तब उन्हें पता चलता है कि वो मेरी माँ पे तो ऐसा विच होने का इल्ज़ाम था. जिस दिन उन्हें ये बात पता चलती है, वो अपने पापा से एक बात कन्फेस करते हैं कि सुनो मैं आपको एक बात बताता हूँ. वो कहते हैं कि बचपन से लेकर आज तक एक ऐसा सपना है जो मुझे हर दूसरे दिन आता ही रहता है. ठीक है, गूज़बम्स आ रहे हैं अभी. तो सपना ये था कि उनके सपने में वो खेल रहे होते हैं टॉयज़ के साथ, और अभी वो बड़े हो चुके हैं, फिर भी उनके सपने में उनका बचपन वाला ही उनको दिख रहा है. और उन्हें बचपन से बहुत रेगुलर बेसिस पे सपना आता है. ठीक है, कि मैं ऐसे खिलौने से खेल रहा हूँ और एक औरत है जो मेरे पीछे खड़ी है, उसके बाल खुले हैं, मुझे उसका चेहरा कभी दिखाई नहीं देता, बस वो मेरी तरफ नीचे देख रही है, मैं बैठा हूँ और बस घूर रही है और उसका थोड़ा चेहरा मुड़ा हुआ है. बस ये है मेरा सपना. और इस औरत को देख के मैं बहुत डर जाता हूँ. तो कहीं ऐसा ही तो नहीं कि वो मुझे मेरी माँ की वजह से याद हो, क्योंकि उसको तो यही पता चला ना कि उसकी माँ तो विच थी, काला जादू करती थी. तो उसने अपने पापा को कन्फेस करा. पापा भी डर गए क्योंकि उसके पापा को भी सिमिलर ही सपना आता था कि वो औरत उन्हें सपने में दिखती थी. तो उन्होंने कहा देख बेटा, तू उसके साथ, तेरी माँ है ठीक है, पर वो एक अच्छी औरत नहीं है, तू उनके साथ मत रही हो, ये वो.
पर ऑफ कोर्स अब कोई आपसे इतना बचपन से झूठ बोले तो आप खफा हो जाते हो। वो अपनी शादी करने के बाद डिसाइड करते हैं वो अपनी न्यूली वेड वाइफ को लेके चला जाएगा, लेके वो चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होता है, उनकी शादी की पहली रात जिस दिन ये ड्रामा हुआ है, सब अपने घर गए, सब आके सो गए, ये भी अपने कमरे में आके सो गए। इनकी न्यूली वेड वाइफ इनके साथ है, ठीक है, उसी रूम में। क्या होता है, थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं, सन्नाटा है, ये चिल्लाने लगता है, ये चीखने लगता है, माँ मुझे छोड़ो, माँ मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। और न्यूली वेड वाइफ डर जाती है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। वो जाके अपने सास ससुर को बुलाती है, ये देखो ये क्या हो रहा है, ये तो अपने आप को वो कर रहे हैं। जैसे ही सास ससुर और वो न्यूली वेड वाइफ वापस कमरे में आते हैं, वो देखते हैं वो बच्चा सब्सक्राइबर के पापा अपना गला दबा रहे हैं, और गला दबाते हुए सो भी रहे हैं, नींद में है वो, बस सपना देखते हुए गला दबा रहे और कह रहे हैं माँ मुझे छोड़ो, ठीक है। वो हड़बड़ा के सब उसे उठाते हैं, पानी वानी फेंकते हैं। वो उठते कहते हैं मेरी बीवी मेरा गला दबा रही है, पर बीवी तो सास ससुर के साथ थी, सो किसी ने बिलीव नहीं करा ऑफ कोर्स। तो वो कहते नहीं नहीं बेटा तू ही दबा रहा था। वो डर जाता है, वो इतना ट्रॉमेटाइज हो जाता है कि नहीं नहीं मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, ये सब साजिश है, तुम सब ने मेरे साथ गलत करा, पहले तुमने झूठ बोला, फिर अब ये भी तुम ऐसी लाए हो। ऐसे करके वो अपनी बीवी को छोड़ देते कि मैं इसे मायके छोड़ के आऊँगा। शादी के नेक्स्ट दिन वो उन्हें मायके भी छोड़ आते हैं, पर फिर भी मायके छोड़ने के बाद भी 2-3 हफ्ते उनके साथ ये होता रहता है। तो वो समझ जाते हैं मेरी बीवी तो नहीं कर रही है, मेरी ही प्रॉब्लम है, वो वापस ले आते हैं। ये सब चल ही रहा होता है कि वो मायके गई, वो वापस लाए। उनके पापा की तबीयत, जो सब्सक्राइबर के दादाजी है, मतलब सब्सक्राइबर के पापा है, उनके पापा यानी दादाजी की तबीयत ख़राब होने लग गई। ही ऑल्सो पासेस अवे, कि वो भी मर गए इसी टाइम पीरियड में। अब ये सब फिर से सब डर गए कि वो बद्दुआ देके गई थी, शादी होते टूटने की कगार पे आ गई, पति मर गया, मतलब उनका बाप मर गया, सब बहुत डर गए। तो सब ने वहाँ से पंडितों का बहुत सहारा लेना स्टार्ट कर दिया, और वहाँ से उनके घर पे ये त्रिशूल लगना, धागे लगना बहुत स्टार्ट हो गए। तो अब मेरा सब्सक्राइबर मुझे क्या बताता है कि देखो दीदी ये सब बातें तो मुझे जब मैं छोटा था ना 10-15 साल का तब से ही पता है, और इसलिए नहीं क्योंकि मेरे माँ बाप ने बताया, पर इसलिए क्योंकि मुझे मेरे घर की छत पे एक औरत घूमती हुई दिखती है, और उस औरत को घूमती हुई दिखती है। मैंने 3-4 बार अपने पापा को बताया, तो उन्होंने मुझे बताई कि अच्छा ऐसी उनकी एक मम्मी थी जो काला जादू करती थी, और अगर मैं उस औरत के पास ना जाऊँ तो ही मेरे लिए बेहतर होगा, इसलिए मुझे पता है। बट ये मेरे घर की एक स्टोरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये थी उनकी स्टोरी, जो मेरे को भी ऐसा लगा ये क्या है कि एक फैमिली ड्रामा भी है, डरावना भी है, दादी भी है। सो इट्स वेरी वियर्ड ऑल्सो कि एक बच्चा बचपन से कैसे एक ट्रॉमेटाइजिंग माहौल में बड़ा हो रहा है। तो दैट इज समथिंग जो मेरे को डर लगता है अब तक कि अरे क्या हो रहा है। जेन्युइन गूज़बम्स आ रहे हैं, थोड़ा पानी वानी पीते हैं। ठीक है, आई थिंक आते हैं दोबारा हॉरर स्टोरीज पे, थोड़ा आपकी जर्नी भी शुरू करते हैं। बट मुस्कान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आपको एक ही साल हुआ है शुरू करे हुए यार, आप 24 इयर्स के हो। एक साल में यू हैव 150,000 फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम, 20,000 सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब, आपके वीडियोस पे 58 मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं। कैसे यार, मतलब आप ऑलरेडी आपने कंपनी इस्टेब्लिश कर ली है, 50 lakhs कर रही है रेवेन्यू में। टेक अस थ्रू द जर्नी, शुरू कैसे किया आपने? सी मेरी जर्नी ना थोड़ा ऐसा, मतलब लक भी कह सकते हो, बैड लक भी कह सकते हो, बहुत ऐसी चीज़ें हुई है जो रोलर कोस्टर जैसे है। बचपन से ही ना मेरे को ऑथर बनना था। तो व्हेन आई वाज 20 मैंने तब से ही किताब लिखना स्टार्ट कर दिया। ऑब्वियसली फर्स्ट बुक वाज नॉट दैट गुड, तो मैंने वो पब्लिश नहीं करी, बट द सेकेंड बुक वाज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मुझे वो किताब पढ़ के ऐसा लगता था कितनी चलेगी हो, लोगों को तो बहुत पसंद आएगी। क्या एज के थे आप इस टाइम पे? 22। तो 22 पे मैंने किताब लिखना स्टार्ट करा, और वो मैंने लिख दी 7-8 महीने वगैरह में। आपका पैशन होता तो आप कर लेते हो, ठीक है। अब मैंने कर दी। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो मैं बुक पब्लिश करने की बात कर रही हूँ, मैं एक घोस्ट राइटर थी, तो मेरे पास राइटिंग का एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं बिजनेसमैन, सीईओज, इन्फ्लुएंसर्स, इनके लिए किताबें लिखती हूँ। बट द फर्क यही है कि वो फिक्शनल नहीं होती और वो उनके नाम पे होती है। सो मुझे लगा कि मेरी बुक तो पब्लिश हो जानी चाहिए, मेरे पास नेटवर्क से सब है, तो क्या दिक्कत है। और अब मेरे पे ऑलरेडी पब्लिश्ड बुक भी है, तो मैं दिखा सकती हूँ ना कि देखो मैं तो हूँ पब्लिश्ड ऑथर, बस घोस्ट राइटर हूँ। तो मैं ना 2-3 पब्लिशर के पास गई, एंड उन्होंने मुझे बोला बहुत अच्छी किताब है। मैं हमारी 1-1 घंटे फ़ोन पे बात हुई, बहुत अच्छी किताब है, वी लव द कॉन्सेप्ट, क्या बात है, क्या लिखा है। उसके बाद उन्होंने मेरी बुक रिजेक्ट कर दी।
सिर्फ इस रीज़न से कि तुमने किताब तो लिख दी पर पढ़ेगा कौन. अच्छा. बट दिस इज़ अ वेरी वैलिड रीज़न. मैं नहीं कह रही कि मेरे को तो बहुत बुरा लग गया, बिकॉज इट्स अ वेरी वैलिड रीज़न. मेरी किताब कौन पढ़ेगा, मुझे कोई जानता नहीं था. मैं अपने घर वालों को भी बेचूंगी तो 10 ही तो किताब बिकेगी ना. तो उनका बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कौन पढ़ेगा तुम्हारी किताब करके. आई वाज लाइक ओके ट्रू, ठीक है. तो फिर मेरी एक फ्रेंड है जो बाय दैट टाइम ऑलरेडी एक काफ़ी बड़ी इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी, ठीक है. एंड सो आई टोल्ड हर कि यार मैं तो किताब लिखना चाहती हूँ, बहुत टफ है. आई वॉज वेरी सैड एट द मोमेंट, क्योंकि यार कि क्या करूँ. सो शी सेड कि तुम एक काम करो, तुम ना अपना इंस्टा स्टार्ट करो. एंड तुम इंस्टा स्टार्ट करोगी सो क्या होगा कि तुम्हें ऑडियंस मिलेगी, फिर तुम अपनी बुक पब्लिश कर सकते हो और तुम बता सकते हो ये पढ़ेंगे मेरी किताब, ठीक है. तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट करा और उसने मेरे को कहा कि चलो मैं, अब तो वो इन्फ्लुएंसर ऑलरेडी थी, तो उसने कहा मैं तुम्हारे को बताती हूँ कैसे करते हैं. सो हम क्या करा कि उससे पहले भी मैं कभी कभी वीडियोस बनाती थी, पर उससे पहले मैं क्या वीडियोस बनाती थी जिस पे मेरा फेस नहीं होता था, एक वॉइस ओवर होता था, क्वालिटी बहुत बेकार होती थी और बस मतलब ग्राफिक्स चल रहे हैं और पीछे से वॉइस ओवर है, कुछ फेस वगैरह नहीं है. और मैं अपने घर पे ही बनाती थी. शी सेड नो, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि अब देखो कितना कंपटीशन है, विच नाउ आई अंडरस्टैंड इज सो ट्रू. कितना कंपटीशन है, तुम घर के फ़ोन पे कैमरा से until you make बहुत क्रिंज कंटेंट इज़ वेरी डिफिकल्ट बनना, या until तुम बहुत ज़्यादा फ़नी हो और लोगों को बस तुम्हारी बात सुनने में बहुत मज़ा आ रहा है, इट्स वेरी टफ. सो शी सेड प्रोफेशनली करो. सो वो मेरे को अपने सेटअप वेटअप पे लेके गई और एक दिन उन्होंने मुझे कहा, बस उसने मुझे बोला 15 स्टोरीज़ लिख के आओ, बैठो स्टोरी सुनाओ और फिर उसे रिलीज़ करो. अब कल तक मुझे कुछ नहीं आता और मैं ना बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्टेड किस्म की हूँ. मैं किसी से ज़्यादा बात नहीं करती, मैं बहुत कैमरा शाय हूँ. मतलब अप अंटिल 23 एज आपको मेरी एक फ़ोटो भी नहीं मिलेगी जो कैमरा से होगी. मतलब सेल्फीज़ मिल जाएगी बट फ़ोटो नहीं मिलेगी, बिकॉज मैं खिंचवाती नहीं थी, कोई खींचता था मैं भाग जाती थी. सो अब आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन. उसने मुझे आके बिठा दिया एक ऐसे ही सेटअप में जहाँ 2 कैमराज लगे हैं, लाइट्स है, और वो कह रही कहानी सुनाओ. अब मैं क्या कहानी सुनाऊँ उसको, इट्स वेरी ऑड फॉर मी कि अब मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ. बट अब मैं स्टोरी टेलर तो थी, तो मैंने कहानी सुनाना स्टार्ट कर दिया. इन अ डे मैंने 5-6 रील्स बनाई, मतलब 5-6 स्टोरी सुनाई, उसकी रील बना दी. अब क्या हुआ, जो मेरा फर्स्ट शूट था उसकी जो फर्स्ट रील थी वॉज अबाउट अ मूवी, एक हॉन्टेड मूवी है, उसको देख के 100 लोग मर गए, ठीक है. उस मूवी में मैं कुछ टाइमलाइन बता रही हूँ. अब आप सोचो मेरा बैकग्राउंड मैंने बताया, मैं कितनी डरी हुई होंगी, मेरा हार्ट बीट मेरे को मेरे कानों में सुनाई दे रहा था, मैं कितनी हॉरिफाइड थी. और इस टाइम पे मुझसे गलती हो गई मैथ्स में, कि मैं बोलना चाहती थी 10 साल का टाइम था, मैंने गलती से 6 साल ऐसा कुछ करके गलती कर दी. मैंने ध्यान नहीं दिया, वो मैंने एडिट करवाई, एडिट करते ही बस भगवान का नाम लेके डाल दी. 3-4 दिन तक उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया. वाज लाइक यार ठीक है ना. ये आपकी पहली रील है? पहली रील, मतलब पहली प्रोफेशनल रील. 2-4 जो मैं वॉइस ओवर के साथ कर रही थी वो तो ट्रायल पे मैं कर रही थी, ये मेरी फर्स्ट रील है. एंड आई वाज लाइक यार चलो भगवान का नाम लेके डाल देते हैं, क्या हो गया, देखेंगे. नहीं चली, यू ट्राइड योर बेस्ट, है ना. मैंने डाल दी. 3-4 दिन तक वो नहीं चली. 5वें दिन मैं देख रही हूँ उसके नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ. फिर मैंने उसके कमेंट्स देखे, सब मेरे को ट्रोल कर रहे हैं. क्यों? वो मैथ्स एरर की वजह से. तो ये तब का टाइम है जब वो वुमेन वाले मीम्स बहुत चल रहे थे, वो आता ना वुमेन और फिर वो कॉफी वाला, तब बहुत चल रहा था. सो ट्रोलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई, वुमेन कप, क्योंकि मैथ्स गलत है. और फिर लोगों ने वो पिन पॉइंट करा कि देखो ये साल से ये साल में इतने साल होते, तुमने 10 बोल दिए, तो तुम्हारी मैथ्स वीक है. सब हंस रहे हैं, सब मजाक उड़ा रहे हैं, विच ठीक है, आई अंडरस्टैंड, अगर तुम प्लेटफॉर्म पे यू हैव टू फेस दिस. पर अब मेरे पे 2 ऑप्शन है, या तो मैं वो वीडियो डिलीट कर देती कि यार मुझसे तो एरर हो गया, मैं डिलीट कर देती हूँ, मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी, मेरे को बहुत बुरा लग गया, लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. या तो मैं लोगों से बात करके अच्छे से उसको ले सकती थी एज अ चाम्प की वाह हाँ मेरे से गलती हुई है, आई एम सॉरी. तो मैंने क्या करा, मैंने सबके रिप्लाई दिए कमेंट्स पे. अनटिल डेट मैं सबके रिप्लाई देती हूँ कमेंट्स पे. मैंने सबके रिप्लाई दिए, हाँ यार आई एम सो सॉरी. और ऐसे ही जैसे आप दोस्त से बात करते हो ना, हाँ यार सो सॉरी, मेरा पहला शूट था, सॉरी यार, इस बार माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगी. ऐसे करके मैंने सबके रिप्लाई दिए. वो कमेंट 2 लाख तक आ गए. तो मैंने वो 1.5-2 लाख सबको सॉरी पर्सनली कमेंट में बोला कि आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो गई, मेरा फर्स्ट शूट था. क्योंकि मैं सबके रिप्लाई दे रही थी तो मुझे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते, यार कितनी अच्छे सबके रिप्लाई दे रही है, समझो, एक बार देख के होता है. और सब मुझसे बात करने के लिए उस कमेंट पे एक थ्रेड भी बना रहे थे कि रिप्लाई दे रही है, तो उन्होंने रिप्लाई दिया, फिर मैंने रिप्लाई दिया. वो रील फट के 58 मिलियन पे चली गई.
उसके बहुत फैक्टर्स थे, एक मुझसे गलती हो गई, दूसरा मैंने डिलीट ना करके सबके रिप्लाई दिए, तीसरा मैंने सबसे कम्युनिकेट करा। वो रील जब 40-58 मिलियन पे गई, तब तक जब तक टाइम लगता है ना उतना ग्रो होने में, तब तक मैं ऑलरेडी 10-15 रील 20 रील डाल चुकी थी। तो मैं एज अ क्रिएटर थोड़ा इस्टेब्लिश होने लग गई थी। उसी रील से मुझे 50-60,000 फॉलोअर्स मिल गए। ये कितने स्पैन में हुआ ये? 2-3 मंथ्स। 2-3 मंथ्स में आपको 50-60 के फॉलोअर्स आ गए आपके? हाँ, 2-3 मंथ्स में मुझे 50-60 के आ गए। एंड इसमें आपने कोई प्रमोशन नहीं किया? कुछ नहीं बाय नाउ अभी तक टिल डेट में कोई एड्स नहीं चलाती, बिकॉज उससे रीच थोड़ी ख़त्म हो जाती है, ऑर्गेनिक रीच ख़त्म हो जाती है। सो वो थोड़ा 50-60 के फॉलोअर्स आ गए, तो आई वाज वाओ। अब फिर तो एक ही मेरी हैबिट बन गई कि लोगों को रिप्लाई देना कमेंट पे इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू, क्योंकि तुम अपनी ऑडियंस से एंगेज कर रहे हो और उन्हें बताते हो दैट यू केयर, एंड आई जेन्युइनली डू केयर। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और मैं उसको उनको रिप्लाई नहीं दे रही जो मेरे काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं, सो व्हाट्स द पॉइंट। तो इसलिए जो भी कमेंट, मुझे आधे ज़्यादा के तो अब नाम भी याद हो गए हैं जो फ्रीक्वेंट कमेंट्स करते हैं ना, तो मैं उन्हें लिखती भी, अरे थैंक यू यार फिर से। तो फर्स्ट कमेंट, हाँ फर्स्ट कमेंट मैंने देखा, ऐसे करके मैं एंगेज करती रहती हूँ। तो ऐसे करते करते इस वजह से, वो गलती की वजह से, गलती के साथ साथ इस वजह से कि मैंने डिलीट ही करी, वो एक जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैथ्स वीक होने का भी फायदा है बेसिकली। पर मेरी मैथ्स वीक नहीं है मेरे से गलती हो गई यार, इट वाज माय फर्स्ट शूट। ये मैं आप 6-7 महीने से सबको बता रही हूँ। सो बट आई वुड से दैट इट्स वेरी लकी चीज़ जो हुई कि मेरा बहुत मन था वो थोड़ा कि मैं डिलीट कर दूँ। 2-3 बार बहुत ऐसे हार्श कमेंट्स आ गए कि तुम तो ढंग से मैथ्स नहीं कर पाए, तुम क्या रील बनाओगे, तो मैं बहुत वो हो गई कि यार ऐसे कैसे बोल रहे हैं। बिकॉज एनीवेज एज अ ह्यूमन यू फील बैड अगर कोई तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहा, वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। बट मैंने नहीं करा, वॉज द बेस्ट पार्ट जो मैं कर सकती थी। तो आपने हॉरर से क्यों शुरू किया? सो दैट इज़ द थिंग, मैंने हॉरर से स्टार्ट नहीं करा। जो मैंने उस दिन बताया ना, मैंने 5-6 रील करी, तो मैं स्टोरी टेलर बनना चाहती थी। मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो मैंने हर जॉनर में बनाई थी, क्राइम, थ्रिलर, हॉरर, मूवीज, सब में। पर वो हॉरर वाली में ही तो मिस्टेक हुई और 58 मिलियन पे पहुंची। अब मुझे उससे 60,000 फॉलोअर मिल गए, तो वो जो 60,000 थे वो ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उन्हें क्राइम बताऊं, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उन्हें हॉरर सुनाऊं। जब आपका ऑडियंस एक होता है, आप वो डालो जो आपको पसंद है, आपको व्यूज नहीं मिलेंगे क्योंकि आपको पसंद है, जरूरी थोड़ी सबको आए। एक होता है वो डाल दो जो सामने वाले को पसंद है। मैंने वो डाला जो सबको पसंद था, हॉरर। तो वो फिर एक वो बन गई, मेरी नीश बन गई कि इसने हॉरर से स्टार्ट कर, हमें से हॉरर के लिए फॉलो करते हैं, हमें हॉरर ही सुनना है। मैं क्राइम और थ्रिलर भी डालती हूँ, अभी भी मैं क्राइम और थ्रिलर की भी डालती हूँ, रियल केसेस की भी डालती हूँ, बट मेरी ऑडियंस को वो पसंद है तो मैं अपनी ऑडियंस को वही देती हूँ जो उन्हें पसंद है। जब आपने शुरू किया, आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब आपने बताया किसी को कि मैं स्टार्ट कर रही हूँ, उन्होंने सडनली सोशल मीडिया पे देखा, क्या हो रहा था? सो मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव है, एंड फैमिली आई मीन मम्मी पापा वाले, रिलेटिव्स एंड ऑल से आई एम नॉट दैट इन टच या कनेक्टेड व्हाटएवर। तो रिलेटिव्स को तो ऑफ कोर्स हमने बताया नहीं, मम्मी पापा वाज लाइक तू जो करेगी बेटा, हमें तुझ पे बहुत ट्रस्ट है, कर ले जैसे तेरी मर्जी है। दे आर वेरी सपोर्टिव की दे आर लाइक कि अरे वो मुझे बहुत छेड़ते भी है कि अच्छा अब तो स्टार है, ये है वो है, वो छोड़ने वाला एलिमेंट होता है ना वैसे। तो बट वो हमेशा से बहुत सपोर्टिव थे। दे नेवर सेड कि ये मत करो वो मत करो, वो हमेशा पुश ही करते थे बेटा इस पे भी रील बना। तो मेरे पापा मुझे कभी कभी स्टोरीज बताते हैं फ़ोन पे कि बेटा सुन मेरे दोस्त ने मुझे कहानी बताई, तू इस पे बना। तो आई लव दैट कि जो पापा भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। सो हाँ, उनकी तरफ से तो फुल सपोर्ट था। थोड़ा आप अपने कंटेंट क्रिएशन के प्रोसेस के बारे में बताओगे कि आप रिसर्च कैसे करते हो कि क्या चलने वाला है, क्या नहीं चलेगा, किस चीज़ पे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? लेट्स स्टार्ट विद द रिसर्च पार्ट। सो लाइक आई वाज टेलिंग यू कि मैं कंटेंट क्रिएटर के साथ सोशल मीडिया भी हैंडल करती हूँ लोगों के अलग अलग। अब बीइंग समवन जो बहुत लोगों का सोशल मीडिया हैंडल करती है विद मेरा खुद का, आई नो कि तुम कभी फॉर श्योर नहीं बता सकते ये रील वायरल है, अच्छा, अनलेस एंड अनटिल तुमको खुद के कंटेंट की समझ हो। अब ना व्हाट हैपेंस इज कि मैं कुछ कंटेंट बनाती हूँ एंड आई एम लाइक ये तो चलेगा, बट वो नहीं चलता क्योंकि उस पर इतना रीच नहीं आता, क्योंकि आप नहीं जानते आपको जो पसंद है वो सामने वाले को उतना पसंद है कि नहीं। बट कुछ रील्स में डालती हूँ कि यार ये शायद ना चले और वो चल जाता है। सो बट कुछ रील्स होते हैं जिसमें आप फॉर्मूला लगाते हो ना, वो चलती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हॉरर स्टोरी सुनाती हूँ, तो अभी तक मैं क्या कर रही थी कि मैं एक चेयर पे बैठ के स्टोरी टेलर की तरह कहानी सुना रही हूँ, जैसे वो दादा दादी वाइब्स कि आप बैठ के वो कहानी सुना रहे हैं, वही एक समय की बात है, एक राजा था टाइप्स, समझ रहे हो। तो बट फिर मैंने सोचा हॉरर है तो हॉरर वो बनाते। तो एक दिन मैं अपनी दोस्त के साथ कहीं घूमने गई थी और वहाँ पे ना मुझे एक झूला दिखा
सो मैंने उस झूले पे बैठ के कहानी बनाई जहाँ पे मैंने शॉल वॉल ओढ़ ली, रेड लाइट जला दी, अंधेरा था, रात के 2 बज रहे थे, मैंने 2 बजे शूट करा वो। और हम पहाड़ों में थे तो मुझे भी डर लग रहा था। तो आई वॉज श्योर कि ये चलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें एस्थेटिक वैसा था और फिर वो हॉरर स्टोरी थी। तो अगर तुम्हें एकदम पता है कि तुम हॉरर बनाते हो, एस्थेटिक लगाओगे और स्टोरी बहुत अच्छी चलाओगे तो ये चलेगी। So, ऐसा फॉर श्योर फॉर्मूला तुम्हें बनाना पड़ता है। बट देन ऑल्सो इट इज ऑल्सो अबाउट एल्गोरिथम। मे बी वो ना चलती, कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि तुम्हें वो एस्थेटिक पसंद है डजंट मीन कि सामने वाले को भी वो एस्थेटिक पसंद ही आएगा। बट ठीक है, लोगों को पसंद आया सो इट्स गुड। But with content and social media, I would say you do everything at start. क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी सब कर रही थी। जब तुम्हें समझ आ जाए तुम्हारी ऑडियंस को चाहिए, जस्ट गिव दैट। ये मत करो मुझे क्या चाहिए, ये करो उन्हें क्या चाहिए। कि तुम्हें क्या चाहिए वो नहीं चलेगा। एंड वो कैसे पता चलेगा? वो कमेंट्स के थ्रू, व्यूज के थ्रू। और व्यूज के थ्रू। क्योंकि तुम्हें अगर बनाना है लाइफस्टाइल पे और तुमने लाइफस्टाइल पे बनाया पर उस पर 10,000, 5,000, 2,000, 3,000 व्यूज आ रहे हैं, मतलब वो नहीं चल रही। 10,000 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया तो 3-5 हज़ार आ रहे हैं तो ठीक है। बट यही तुमने एक वो कर दिया कि एक कोई गेट रेडी विद मी कर दिया और उस पर तुम्हें 15,000, 20,000, तो मतलब वो चल रही है ना। तुमने 2 रील डाली, एक पे 3,000 है, एक पे 15,000 है, यानी 15,000 वाली चल रही है। तो तुम वही डालना कंटिन्यूसली चालू करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर कंसिस्टेंसी टूटी तो इंस्टाग्राम तुम्हें फिर भूल जाता है। तो कंसिस्टेंट रहो, वही तुम हर दूसरे दिन डालो। तुम्हें लोग उसी चीज़ के लिए फॉलो करेंगे और फिर उसी चीज़ के लिए तुम्हारे को फॉलोअर्स मिलेंगे। लेकिन इसका मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अभी मैं एक रील देख रही थी, देयर इज दिस गर्ल जो एक किताब के बारे में बता रही थी। आई रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, ठीक है, क्योंकि आई राइट बुक्स सो आई नीड टू रीड इट। तो मुझे वो उसकी किताब बताने का तरीका इतना पसंद आया, मैं उसके पेज पे गई। पर मैंने देखा कि वो किताब के बारे में कंटेंट नहीं बनाती, वो तो लाइफस्टाइल के ऊपर बनाती है, तो मैंने उसे फॉलो नहीं करा। सो अंडरस्टैंड, अगर वो किताब के बारे में बनाती तो मैं उसे फॉलो करती, मैं उसकी सारी रील्स पे जाके व्यूज़ बढ़ाती, कमेंट्स करती। पर क्योंकि वो अलग अलग चीज़ के बारे में बता रही थी तो मैंने स्टिक नहीं करा। एक बार आपको पता चला ना आपको लोग क्यों आके आपके पेज पे आके रुक रहे हैं, आप उसी बारे में बनाओ। अगर वो उसको बुक वाला बनाती रहती तो मैं स्टिक करके उसे फॉलो करती तो उसकी फॉलोअर्स बढ़ते ना। और उसी रील पे उसके सबसे ज्यादा व्यूज थे, बाकी पे कम थे। बट उसने उस रील के बाद फिर से लाइफस्टाइल वाला बनाया। अगर वो उस रील के बाद भी बुक वाला बनाती मैं तब भी फॉलो कर लेती, पर उसने फिर लाइफस्टाइल वाला बनाया। एंड मेरे को लाइफस्टाइल में नहीं इतना इंटरेस्ट, तो मैंने नहीं करा फॉलो। मैंने वो सेव कर ली, कॉमेंट कर लिया, शेयर कर लिया, तभी उसके उतने ज़्यादा व्यूज़ थे उस पर, क्योंकि बहुत लोगों ने ऐसा ही करा होगा। सो दिस इज़ व्हेन यू गेट टू नो कि आपको लोग क्यों पसंद कर रहे हैं। क्योंकि हो सकता है मैं कपड़े पहनते हुए जब आपको दिखा रही हूँ कि मैं ये कपड़े पहन रही हूँ, ये पहन रही हूँ, वो लोगों को एस्थेटिक ना समझ आए, पर जब मैं बुक की बात कर रही हूँ वो लोगों को स्टाइल पसंद आए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, पता लगने में टाइम लगता है। एंड आज के टाइम में आप कैसे करते हो? मतलब अगर आप एक कंटेंट क्रिएशन की जर्नी बताओ पूरे ऑडियंस के लिए, कि स्क्रिप्टिंग कैसे होती है, फिर रिकॉर्डिंग के लिए कैसे करते हो, एडिटिंग वगैरह। एक मतलब आप इमेजिन करो कि एक एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर है हमारी ऑडियंस में, राइट? उनको आपको कंटेंट क्रिएटर बनाना है, उनकी जर्नी शुरू करवानी है, क्या क्या आप उनको बताओगे? देखो, पहली बात है यू हैव टू हैव थिक स्किन। तुम पहले अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, आज से ही स्टार्ट कर दो। आज तुम जाके 10 स्क्रिप्ट लिखो, कल जाके उसे शूट कर लो। मेरा एक रिकमेंडेशन ये रहेगा कि तुम प्रोफेशनल शूट रखो। प्रोफेशनल एज इन कि एक दिन तुमने 10-15 हज़ार, 5,000, 8,000 लगा के कैमरा वैमरा रेंट आउट करके, स्टूडियो रेंट आउट करके 10 रील बना दी तो तुम्हारा 1 मंथ तो सेट है ना। अगर तुम 10K इन्वेस्ट नहीं कर रहे तो मे बी दिस इज नॉट फॉर यू। ठीक है, क्योंकि तुम्हें फिर कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। अब तुम फर्स्ट टाइम ही नहीं कर रहे, सो दिस इज नॉट फॉर यू। बट अगर कुछ ऐसा सिचुएशन ऐसे दैट यू कैन नॉट स्पेंड, अगर तुम पे है तो करो, अगर तुम पे नहीं है तो क्या करो कि सनलाइट में जाओ, फ़ोन निकालो, फ़ोन के कैमरा से करो। सनलाइट से बेस्ट कोई भी लाइट नहीं हो सकती। तो पर कोशिश करो क्वालिटी बहुत ही प्रीमियम आए, कि अगर तुम अच्छे उससे नहीं भी कर रहे पर अपना बेस्ट कर रहे हो तो भी पता चल जाता है। फ़ोन से करो, सनलाइट में करो, लाइट्स लगा लो, एक 1,200 रुपये का लाइट आता है वो ख़रीद लो, उससे बनाओ। माइक आता है, जब धीरे धीरे तुम्हें व्यूज़ दिखने लगे तो वो माइक ख़रीद लो, अपनी तरफ से बेस्ट दो। बिकॉज इसको तुम सिर्फ एक साइड काम समझोगे तो कभी नहीं चल पाओगे। दिस इज़ द बिजनेस दैट यू आर गोइंग टू स्टार्ट। कॉन्टेंट क्रिएशन आज के टाइम पे हॉबी नहीं है, वो बिजनेस है। अगर तुम उसे बिजनेस की तरह नहीं लेके जाओगे तो नहीं चलेगा। बिजनेस में क्या होता है, आप एक कैपिटल इन्वेस्ट करते हो तभी तो आपका बिजनेस ग्रो करता है। स्टार्ट में आप बर्न करते हो तभी तो ग्रो करेगा। स्टार्ट में आप अपना पूरा दिन और रात लगा देते हो
आपको कंटेंट क्रिएशन के साथ भी वही करना है. फॉर एग्जांपल कोई लड़का है जो आप कह रहे हो जिसको कार्स के बारे में बनाना है, सो इट इज़ समथिंग वेरी नाइस. कार्स के बारे में अभी ज़्यादा लोग नहीं बना रहे, तुम कार्स के बारे में बनाओ. अब तुम कार्स के बारे में कैसे बनाओगे? तुम कार्स जो जो तुम्हें पसंद है, उस पर क्या हॉर्स पावर है, क्या क्या माइलेज है, जो भी मुझे नहीं पता, बट जो तुमको नॉलेज है वो सब लिखो 10 स्क्रिप्ट्स में. उन 10 स्क्रिप्ट को तुमने एक रात में 2 रात में लिख लिया, थर्ड दिन जाके तुम शूट कर लो. शूट नहीं कर सकते, पैसे नहीं लगाने, घर पे उसके साथ करो, कैमरा और सनलाइट के साथ करो. उसको तुम एक फिक्स टाइम रखो कि तुम दोपहर में 4 बजे डालोगे, तो हर दिन दोपहर में 4 बजे तुम्हारी रील पोस्ट होनी ही होनी चाहिए. ओके. उस पर तुम एक बहुत अच्छा कैप्शन रखो, उसमें टैग्स रखो, हैशटैग्स रखो, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज़ करो, अपने सर्कल में उसे जितना ज़्यादा हो सकता है फैलाओ, उसको खुद देखो, उसमें जो भी तुम्हें कमेंट दे रहे हो उसे रिप्लाई करो, क्रिटिसिज्म को अच्छे से लो. कोई तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है दिल पे मत लो, बिकॉज तुम्हारे ही व्यूज़ और कमेंट्स बढ़ रहे हैं. सो एनीवेज इट्स गुड फॉर यू. तो ये सब चीज़ें धीरे 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 रोज़ कर करके तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे. एडिटिंग कैसे करें वो? एडिटिंग अगर वही, इफ़ यू हैव मनी हायर अ गुड एडिटर. तो वैसे तो अब मेरे पास एडिटर है और मैंने स्टार्टिंग मैंने बताया ना थोड़ा प्रोफेशनल तरीके से करा था, तो मेरे पास स्टार्टिंग से एडिटर था. पर VN अच्छा है उसके साथ. अब तो इंस्टाग्राम भी आपको एडिट करने का देता है, तो आप इंस्टा पे ही AI से जाके ग्राफिक्स बना लो, वो तो फ्री है. ग्राफिक्स बनाओ, डाउनलोड करो, इंस्टा पे ही जाके कट्स लगाओ, ग्राफिक्स डालो, इंस्टा का ही वॉइस जो वो है वॉइस ओवर है उसके ऊपर वॉइस ओवर बनाओ और वहीं से तुम ट्यून भी डाल दो. तो इंस्टा ने तुम्हें ऐसा प्लेटफॉर्म दे रखा है कि तुम एडिट भी कर सकते हो. और अगर तुम इंस्टा से एडिट करते हो तो तुम्हें पुश भी ज़्यादा मिलता है, क्योंकि तुम उसी के टूल्स यूज़ कर रहे हो ना. सो इंस्टा के टूल्स यूज़ करके अच्छे से एडिट करो और उसे टाइमली पोस्ट करो. और कंसिस्टेंसी मत खो. तुम कहीं पे भी हो, तुम पार्टी में हो, हॉस्पिटल में हो, जस्ट बी कंसिस्टेंट. पोस्ट होना ही चाहिए. हर रोज नहीं. कंसिस्टेंट इज नॉट हर रोज. कंसिस्टेंट इज कि तुमने अगर मंडे 6 बजे करा है तो तुम मंडे 6 बजे करोगे, और फिर वेडनेसडे 3 बजे करे तो वेडनेसडे 3 बजे करोगे. ओके. अगर आप एक दिन का गैप भी ले रहे हो इज टोटली फाइन. बस एक दिन के गैप के बाद जो नेक्स्ट डे उस दिन तो टाइम से करो. लाइक जैसे मैं हर दिन गैप लेती हूँ. इफ़ आई पोस्ट ऑन मंडे तो फिर मैं ट्यूसडे गैप लेके वेडनेसडे को पोस्ट करती हूँ. तो मंडे को अगर मैंने 5 बजे पोस्ट करा है, ट्यूसडे को गैप के वेडनेसडे के 5 बजे ही पोस्ट होता है. वो डिले नहीं होता. नो मैटर अभी मैं पॉडकास्ट भी हूँ, है ना. अगर मेरा अभी टाइम होता पोस्टिंग का तो मैं आपको रोक के पोस्ट ही कर रही होती, बिकॉज दैट्स माई वर्क. इफ आई एम नॉट डेडिकेटेड अपने काम के लिए तो मैं क्या कर रही हूँ, फिर आई एम नॉट डेडिकेटेड फॉर एनीथिंग. एंड जब आपने शुरू किया, आपने कितने कैपिटल के साथ शुरू किया या कितना कॉस्ट आ रहा था आपका महीने का? सो बिकॉज अगेन मैंने प्रोफेशनली स्टार्ट करा था तो मेरा कॉस्ट ज़्यादा था. तो लाइक मान लो अगर आप स्टूडियो रेंट आउट करते हो, और मैं एक दिन में बहुत घंटे शूट कर रही थी क्योंकि मेरे को बहुत कंटेंट निकालना था, तो स्टूडियो का ही 10-12 हज़ार लग रहा था. फिर कैमरा मैन का 8-10 हज़ार लग जाता. फिर एडिटर का आप मंथली सैलरी देते हो तो 10-15 हज़ार सब लेते. तो इट वॉज लाइक 25-30K, विच इज़ अ बिग अमाउंट अगर आप देखो तो, जस्ट टू स्टार्ट. बट मेरा रीज़न ये भी था, फर्स्ट मैंने आपको बताया मेरी फ्रेंड इन्फ्लुएंसर थी, सो शी हेल्प्ड मी अ लॉट इन टेलिंग कि ये काम करता है, यही करो, एक तुम चैलेंज लो. एक उसका है चैलेंज जो मैं आपको बताती हूँ, जो मुझे सजेस्ट उसने करा था, एंड इट वर्कड वेरी वेल फॉर मी. 100 डे पोस्टिंग चैलेंज, जो आप सब कर रहे हैं. लाइक अब वो ट्रेंड भी है, ठीक है, कि तुम 100 रील्स पोस्ट करो, ठीक है. अब जब तुम चाहे लगातार पोस्ट करो 100 दिन, यहाँ एक दिन का ब्रेक लेके पोस्ट करो, पर तुम 100 दिन रील पोस्ट करो अच्छे से, दिल लगा के, बिजनेस समझ के, प्रोफेशनली, स्क्रिप्ट लिख के, टाइम इन्वेस्ट करके, पूरा दिन उसे एज अ जॉब करके 100 रील में तुम बन जाओगे क्रिएटर. वाह. अगर नहीं बने तो फिर तुम मूव ऑन तो कर सकते हो दिल से कि हाँ मैंने बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं हो रहा, मेरा पैसा लग चुका है. ढंग से ट्राई किया. ये नहीं कि 10 दिन, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, नहीं. 100 रील इज लाइक आपका 3-4 महीना. अगर आप महीने की 15 भी कर रहे हो तो कितना आपका 4-5 महीना तो स्पैन गया ना. अगर आप ये नहीं कर रहे तो फिर आप क्रिएटर बनना ही नहीं चाहते, ठीक है. और अगर आप ये कर रहे हो तो आप क्रिएटर बन ही जाओगे. और अगर जस्ट इन केस, मतलब बहुत रेयर केसेस में ये नहीं चलता आपके लिए, तो डोंट वरी, आप अपना साइड बाय साइड जो काम कर रहे हो उस पर भी फोकस करो. धीरे धीरे इसको भी कंटिन्यू करते रहो. किसी का कुछ नहीं पता कब टाइम बदले, कब आपकी रील वायरल जाए, आप क्रिएटर बन जाओ. आजकल क्रिएटर मार्केट में इतना कॉम्पिटिशन है कि आप क्रिएटर बन के पैसा नहीं कमा सकते हो. तो अगर आपको क्रिएटर बनना है, इज़ नॉट फॉर कि क्रिएटर बन के पैसा कमाना है, इस फॉर कि जो आपका मेन प्रोफेशन है उससे आपको कनेक्ट करके अपने आप को मोनेटाइज करना है, अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है. सो लेट्स से एक एडिटर है, वो क्रिएटर बन रहा है, 100 रील उसने डाली, उसके पास तो एडिटिंग की स्किल्स भी है, वो तो बहुत अच्छे से डाल सकता है. तो वो इसलिए नहीं डाल रहा कि वो ब्रांड डील से पैसा कमाएगा, वो इसलिए डाल रहा है कि वो अपने क्रिएटर अकाउंट को एडिटिंग स्किल को दिखा के क्लाइंट्स लेके पैसा कमाएगा. अंडरस्टैंडिंग कि अब तुम क्रिएटर
पैसा बनाने के लिए नहीं, अपने काम को और एक पुश देने के लिए, अपने पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए बन रहे हो। इंटरेस्टिंग। एंड आपने बताया जब आपने शुरू किया तो 25-30,000 महीने का कॉस्ट आ रहा था। हाँ, सो 25-30। आज कितना आ रहा होगा? आज तो आई हैव एक्सपैंडेड थोड़ा बहुत। सो इट्स अराउंड, मतलब अब मैंने थोड़ा एक, पहले मेरे जो एडिटर थे वो उस पर काम करते थे मून लाइटिंग पे, तो वो पहले जॉब करता था फिर मेरा काम करता था, तो वो बहुत कम पैसे लेता था। अब मेरे पे फुल टाइम एडिटर है, और अब प्लस मैं क्लाइंट्स का भी काम करती हूँ, तो मैं उनकी भी टीम मैनेज करती हूँ, तो मेरा अराउंड 1 लाख आता है। पर वो क्लाइंट्स की टीम का भी है और मेरी टीम का भी है। सो इट्स थोड़ा बड़ा, बट नाउ आई कैन स्पेंड दैट बिकॉज आई एम एट दैट पॉइंट कि अगर मैंने अब स्पेंड करना बंद कर दिया या कंजूसी कर दी तो पीपल विल बी लाइक, ग्रोथ नहीं होगी, मैं स्टैग्नेंट पड़ जाऊंगी। तो इसलिए एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड कि मतलब जब कोई पर्सन शुरू कर रहा होता है तो एक 1000 फॉलोअर्स 1000 सब्सक्राइबर्स की जर्नी होती है, एक 5000 की जर्नी होती है, एक 10,000 100,000, आपने सारा देखा हुआ है, राइट? ऑल्दो आपने बताया कि एक रील से ही आपको 50,000 की जर्नी क्रॉस हो गई थी, बट क्या चलता है शुरू में, क्या नहीं चलता है फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ अदर क्रिएटर्स? पहले 1000 सब्सक्राइबर्स कोई कैसे लाए? सिर्फ यही चीज़ है जो मैंने आपको बताई ना, पहले 1000 के लिए भी, पहले लाख के लिए भी, 10 लाख के लिए भी, सबका यही सोल्यूशन है, बी कंसिस्टेंट, अच्छे से अच्छा इक्विपमेंट। जैसे मान लो आपके 2000 फॉलोअर हो गए और आपने अभी तक 0 इन्वेस्टमेंट करी, आप फ़ोन से कर रहे हो, आप 2000 फॉलोअर के बाद आपको दिख रहा है ना कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, तो आप एक माइक खरीद सकते हो। धीरे धीरे अपने इक्विपमेंट्स बेहतर करते जाओ, जितना आप इक्विपमेंट्स और मेहनत डबल करोगे उतना तुम्हारे फॉलोअर्स डबल होते जाएंगे। तो ये तो प्रोडक्शन क्वालिटी पे आ गए, प्रोडक्शन क्वालिटी पे आ गए। स्क्रिप्टिंग पे भी, जैसे फॉर एग्जांपल अब अगर मैं बैठी हूँ और मैं यहाँ से एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाऊँ, पर मैं बिना किसी हुक के सुनाऊँ, तो आपको और मेरे को पता है वो बहुत अच्छी कहानी है, पर जो बंदा सिर्फ 10 सेकंड के लिए वो रील देखा है उसको नहीं पता वो बहुत अच्छी कहानी है। और क्यों ही पता होगा, सबकी अपनी लाइफ है। तो हुक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करना पड़ता है। हुक ऐसे बनाओ कि लोग स्किप ही ना कर पाए। फॉर एग्जांपल, तो हुक का एग्जांपल एल से है, क्योंकि मैं हॉरर स्टोरी बनाती हूँ कि औरत ने ये पिज़्ज़ा की बाइट ली और वो मर गई। क्यों मरी? सुनने में बहुत वियर्ड लग रहा है कि ये क्या, पिज़्ज़ा खा के कौन मर सकता है, बट ये कितना अच्छा हुक है। अगर आप देखोगे पिज़्ज़ा खा के कोई मर गया तो आपको जानना है ना क्यों मरा। ऑफ कोर्स अब आप उसमें कुछ भी, अगर मैं हॉरर बनाती हूँ तो मैं उसे हॉरर साइड में ले जाऊँगी, या अगर आप कुछ खाने को लेके बनाते हो आप उसको उस साइड में ले जाओगे कि अगर आप ये इंग्रेडिएंट्स यूज करोगे तो आपका पेट जरूर खराब हो जाएगा अगर आप मरोगे नहीं तो। जरूरी नहीं है हुक में आप सच्ची बात बोलो कि वो पिज्जा खा के मर गई, ये बोल दो अरे वो मरी नहीं थी, मैं तो मजाक करी थी, पर अगर आपने ये इंग्रेडिएंट्स यूज करे तो आपका पेट जरूर खराब हो जाएगा। मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताती हूँ कि आप होममेड एक हेल्दी पिज्जा बना सकते हो। हुक बन गया, आप पिज्जा मतलब खाना बनाने की रील बनाते हो, आपका कंटेंट बन गया, लोग देखेंगे, आपके ऑडियंस आ गई। सो इट्स लाइक हुक अच्छा बनाओ। जैसे ग्रोथ, हाँ नहीं कंटिन्यूअस, जैसे आप अगर हुक अच्छा बनाओगे तो उसको कंटिन्यूअसली आप सारी रील्स में अच्छे अच्छे हुक्स डालते रहो, बनता रहेगा। एंड ग्रोथ के लिए मतलब चलो हमने स्क्रिप्टिंग की बात करी, आपने स्क्रिप्टिंग इज ऑल अबाउट हुक्स, राइट? प्रोडक्शन आपने का क्वालिटी, एज यू इंक्रीज क्वालिटी आप धीरे धीरे लोग और आएंगे बिकॉज दे विल सी बेटर क्वालिटी कंटेंट। बट व्हाट अबाउट पोस्ट प्रोडक्शन, राइट? क्या कोई किसी तरीके की एडिटिंग है या फिर किसी तरीके की मार्केटिंग है, कहाँ कहीं पे कुछ प्रमोट करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ SEO करना है, कैसे आप ऑडियंस को लाओ, डिस्कवरी कैसे करो? जब आप कम फॉलोअर्स पे हो तो आप क्या ही मार्केट करोगे, कहीं पे भी मार्केट करने के लिए। लेट्स से अगर आपके 2000 फॉलोअर्स है, आप मेरे पास आते हो, मुस्कान सुनो मेरे 2000 फॉलोअर्स है और मैं आप ही के नीश में बनाता हूँ, आप प्लीज़ मेरी स्टोरी लगा दो। कुछ क्रिएटर्स होंगे जो आपकी स्टोरी लगा के आपको पुश करके प्रमोट कर देंगे, आपको उनकी ऑडियंस का भी एक फेवर मिल जाएगा कि हाँ ये भी है। पर कुछ क्रिएटर्स का ये बिजनेस है, आप किसी से उनका फ्री प्रोडक्ट कैसे मांग सकते हो? अगर आप लेट्स से एक टॉय बना रहे हो और कोई भी रैंडम आदमी आपके पास आके कहता है, और वो टॉय बनाते हो आपका एक टॉय में 500 रुपये लग रहा है, मैं आपके पास आके कहती हूँ यार सुनो मेरे को टॉय दे दो फ्री में, आप नहीं दोगे ना। क्रिएटर्स का ये बिजनेस है, उनसे उसे पैसा मिलता है, वो उनकी ब्रेड एंड बटर है, मैं इससे अपना घर चलाती हूँ। अगर क्रिएटर को नहीं देना होगा तो वो नहीं देगा, वो कहेगा हाँ ऑफ कोर्स आई विल लव टू, बट मुझे 2000 रुपये चाहिए क्योंकि मेरा उतना पैसा लगेगा। कोई भी क्रिएटर अच्छी क्वालिटी में बनाता है तो उसका प्रोडक्शन, लाइट, कैमरा खर्चा ये सब नहीं लगता, तो इसलिए वो बनाएगा। तो आप क्रिएटर्स को रीच आउट करके तो मे भी ना कर पाओ,
या कहीं से मार्केट ना कर पाओ, मैं बस क्रिएटर का एग्जांपल दे रही थी, मैं मार्केटिंग बोलना चाह रही हूँ इन जनरल, कहाँ पे मार्केट करोगे, हर जगह आपसे पैसे मांगे जाएंगे। आई वुड से आप अपनी इसी चीज़ पे, प्रोडक्शन और ये एडिटिंग और पोस्टिंग पे ध्यान दो। जब आपके नंबर्स इंक्रीज होंगे तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो, बार्टर सिस्टम, कि कोई क्रिएटर है, मैं हॉरर हूँ और कोई और है हॉरर पे बनाता है, तो आई विल बी लाइक सुनो एक रील बनाते हैं, दोनों बनाएंगे, तुम्हारे फॉलोअर्स मेरे पे, मेरे फॉलोअर्स तुम्हारे पे, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा और अपनी फीड पे डाल देंगे, ऐसे तुम ऑडियंस बढ़ाओगे। ठीक है, ऐसे नहीं तो दूसरे ऐसे आई वुड से कि मैं अगर बना रही हूँ मेरे बहुत कम फॉलोअर्स हैं, तो जिनके ज़्यादा फॉलोअर्स हैं ना उनके जाके कमेंट्स करो कि वाह व्हाट अ ग्रेट कॉन्सेप्ट, हाय मैं भी ऐसी वीडियोस बनाती हूँ, तो लोग कमेंट्स पढ़ते हैं। मैं तो रील देखने से ज़्यादा कमेंट्स ही पढ़ती हूँ, क्योंकि इंस्टा के कमेंट्स बहुत फनी होते हैं। और इसके साथ साथ आई वुड ऑल्सो से कि तुम मतलब कमेंट्स भी कर रहे हो, एंगेज भी कर रहे हो, प्लस जहाँ पे भी जा रहे हो बात करो अपने बारे में। चाहे तुम एक सोशल पार्टी में भी जा रहे हो, या तुम्हें पता है मैं एक इंस्टा पे ऐसा ऐसा काम स्टार्ट कर रहा है, तो वो 4 लोग देखेंगे, अच्छा दिखाओ, अच्छा कंटेंट हुआ, वो 4 लोग 4 और लोगों को बताएंगे। प्राउडली बताओ सबको, प्राउडली बताओ, शर्माओ मत, सबको खुल के बताओ मैं काम कर रही हूँ, ये बात है वो बात है। ऑल्सो नंबर सीरियसली बहुत लेते हैं लोग इन अ बैड मैनर। अगर आप देखोगे 1000 लोग इस रूम में बैठ जाएं, कितना बड़ा नंबर है, आप ओवरवेल्म हो जाओगे, कितने लोग हैं भाई। पर हम 1000 लोग देख के फॉलोअर्स को बहुत कम समझते हैं कि यार ये क्या है, मेरे तो कोई फॉलोअर्स ही नहीं है। दैट्स रॉन्ग। ऐसे ऐसे नेगेटिव एटीट्यूड से मत जाओ, पॉजिटिवली सोचो कि वाओ 1000 लोग मेरी बात सुन रहे हैं, वाओ दैट्स सो ग्रेट, उसको फिर मतलब फॉलो करो। उसके साथ साथ हर जगह पे ट्राई करो कि आप इवेंट्स वगैरह भी, अगर आपका वैसा काम है, जैसे अगर कुछ लोग मार्केटिंग पे बना रहे हैं तो मार्केटिंग से रिलेटेड तुम इवेंट्स को जाके अटेंड करो। और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या है, अपने जो कमेंट्स है उस पर रिप्लाई दो, एंगेज करो, हर दिन स्टोरी लगाओ, बट आई वुड से एड्स मत चलाओ। कुछ लोग क्या होता है कि जल्दी जल्दी, अरे हमने अभी स्टार्ट करा है, 5000 प्रोडक्शन में लगा दी, एड्स चलाते हैं 2000 की। दैट इज़ द वर्स्ट वे, बिकॉज एक बार वो प्लेटफॉर्म को पता चल गया कि आप खर्चा करोगे, वो आपको ऑर्गेनिक कभी देंगे ही नहीं। ये मैंने जितना रिसर्च नहीं सही करा है कि अगर एक बार प्लेटफॉर्म समझ गया कि बंदा पैसे लगाता है, तो फिर वो प्लेटफॉर्म आपसे हमेशा पैसे ही लेने की कोशिश करेगा, तो वो आपकी रीच मार देगा। तो एड्स मत चलाओ, बाकी चीज़ें करते रहो। आई वुड से प्रिटेंड करो कि तुम बहुत बड़े क्रिएटर हो, फेक इट टिल यू मेक इट वाली बात है। प्रिटेंड करो हर जगह कहीं पे, जैसे आप पार्टीज में जा रहे हो, आप पार्टीज में जाके बोल रहे हो यार आई क्रिएट कंटेंट, इट साउंड्स नाइस नो। और बहुत इवेंट्स होते हैं, अभी आप देखोगे मुंबई में, दिल्ली में इतने क्रिएटर इवेंट्स होते हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज आती है, और तुम पास खरीद के जा सकते हो। तुम पास खरीद के जाओ, अपने फेवरेट क्रिएटर से बात करो, तुम अच्छे से बात करोगे, हो सकता है वो तुम्हें वैसे ही पुश दे दे। सही बात है, हाँ। लोगों से बात करो उन इवेंट्स में जाके। अगर तुम पास खरीद के जाके 10 लोगों में, ऐसे भी तो अपॉर्चुनिटीज आती है कि इवेंट्स में आपको बोलने का भी मौका मिलता है, खड़े होके बोलो कि आई मेक कंटेंट ऑन दिस। लोगों को पता तो चल रहा है ना आपके बारे में। अगर आप सोशलाइज नहीं करोगे तो फिर कहाँ से आएंगे, समझो। अपने फैमिली में, व्हाट्सएप पे, हर जगह शेयर करो, बी प्राउड ऑफ योर वर्क। राइट। एंड ये भी पूछना था मेरे को, क्या नहीं करना चाहिए? बुरा नहीं मानना चाहिए। लोग बुरा बहुत जल्दी मान जाते हैं कि मैंने एक रील डाली, उस पर 2 बुरे कमेंट्स आ गए, मैं तो बुरा मान के अब बैठ गई घर पे, मैं नहीं कर सकती, मेरी इतनी थिक स्किन नहीं है। अगर तुम जेन्युइनली बहुत बुरा मानते हो, या यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन जिसको जेन्युइनली बहुत बुरा लग के तुम अपनी मेंटल हेल्थ अफेक्ट करो, सो प्लीज डोंट डू दिस। इट्स नॉट वर्थ योर टाइम, एंड यू नो तुम्हारी हेल्थ के लिए वर्थ इट नहीं है। इट इज फॉर थिक स्किन पीपल। इट्स फॉर थिक स्किन पीपल, क्योंकि करते हैं यार लोग, क्रिटिसाइज करते हैं। आप चाहे कितना अच्छा कंटेंट बना रहे हो, जैसे आप भी पॉडकास्टिंग स्टार्ट कर रहे हो, आप एंटरप्रेन्योर्स को बुला रहे हो, आप बिजनेस पीपल को बुला रहे हो, तो आप क्यों बुला रहे हो कि जो देख रहा है वो भी कुछ सीखे। बट आई एम श्योर इस पे भी हेट कमेंट्स कहीं ना कहीं आएंगे। आई एम श्योर इस पे भी लोग आपको कुछ ना कुछ क्रिटिसाइज करेंगे, यार इसने तो ये बोल दिया, ऐसे तो नहीं चलता, अरे चलो छोड़ो ये वो। अब आप उसका बुरा मान के बैठ जाओगे तो नुकसान किसका है? वो तो बोल के चुप हो गया, अपनी लाइफ में चला गया, आपने इतना पैसा लगाया वो सब वेस्ट हो गया ना, आपका ही नुकसान हो रहा है। व्हाई डू यू वांट दैट? बट अगर आप वैसे इंसानों की नहीं यार, आप 10 दिन तक उसी बारे में सोच के एकदम एंजाइटी में चले, फिर मत करो। सही बात। फिर तो यार काम करो ना, कुछ और काम करो। और वैसे भी आप कंटेंट क्रिएशन में इतनी भीड़ चाले, तो इट्स मे बी बेटर फॉर यू कि आप मत ही करो वो। बट दिस ऑल्सो ब्रिंग्स मी टू वन मोर क्वेश्चन कि जब आपने भी शुरू किया 1 साल पहले, राइट, इतने सारे हॉरर क्रिएटर्स ऑलरेडी थे, आपको नहीं लगा कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सैचुरेशन बहुत है, तो क्या मुझे करना भी चाहिए कि नहीं? या फिर कोई आपने गैप ढूंढा कि अच्छा मेरा कंटेंट ऐसे अलग है, इसलिए
मेरा कंटेंट चलेगा, क्या थॉट प्रोसेस था? यार देखो, मेरे को नहीं पता कि लोग इस चीज़ को कैसे लेंगे, लोग थोड़ा इसको गलत वे में भी ले सकते हैं, बट जब मैंने स्टार्ट करा था हॉरर में बहुत क्रिएटर्स थे, सारे लड़के थे। अच्छा। आज तक भी हॉरर क्रिएटर्स में लड़कियां बहुत कम है। तो ये आपको एक नीश दिखा? नीश दिखा नहीं, मैंने स्टार्ट कर दिया, वो मेरे लिए वर्क कर गया, तो इट वाज लाइक ठीक है, +1 चीज़ हो गई। मैंने ऐसा कोई सोचा नहीं था, बट लोग सोच के करेंगे तो अच्छा। जैसे मैंने कार का एग्जांपल दिया, लड़के कार में हो सकते हैं फिर भी 15-20, लड़कियां नहीं है। अगर कोई लड़की आ जाए पॉडकास्ट देख के कार का कंटेंट बनाएगी, बहुत चलेगा, क्योंकि कार में लड़कियां नहीं है और अच्छा भी लगता है। कोई लड़की कार की बात करिए, थोड़ा स्टीरियोटाइप से हट के तुम कुछ ब्रेक करके आगे बढ़ रहे हो, तो लड़कियां तो तुम्हें सपोर्ट करेगी और लड़कों को भी देखने में मजा आएगा। सो आज तुम करोगे, तुम बहुत चलोगे। इट्स नॉट कि सैचुरेशन आ चुका है, सैचुरेशन कहीं नहीं आया, बस तुमको तुम्हारे कंटेंट पे और चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। सैचुरेशन तब आएगा जब तुम उस पर एज अ बिजनेस काम ना करके उसे सिर्फ एक हॉबी की तरह लोगे कि +1 वाली चीज़। और यार अगर आप यही सैचुरेशन वाली बात कर रहे हो या भीड़ चाल वाली बात कर रहे हो, तो कितने इंजीनियर्स हैं, पर कितने लाखों लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं आज भी, कितने डॉक्टर्स हैं पर कितने लाखों लोग बनना चाहते हैं। उनमें से कितने लोग हैं जो बेस्ट डॉक्टर निकल के आते हैं अपने बैच में से। तो अपना मन से काम करोगे तो तुम निकल के ही आ जाओगे। आज भी हॉरर कंटेंट क्रिएटर्स में बहुत कम नाम मुझे पता है, मेरे अलावा एक और लड़की का नाम मुझे पता है जो भी यहाँ की नहीं है, दूसरी जगह की, मतलब दिल्ली NCR एरिया वगैरह की नहीं है। सो ये मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था। और इसके डाउनफॉल्स भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे ये प्लस पॉइंट हो गया कि चलो लड़कियां नहीं थी तो मेरी बात सुन के मेरे को ये एक प्लस पॉइंट मिल गया, बट डाउनफॉल्स भी है लड़कियों ने के कि अब मैं हॉरर स्टोरी सुना रही हूँ, यही सेम हॉरर स्टोरी कोई लड़का सुनाएगा तो उस पे शायद ज़्यादा हाँ भैया सही कह रहे हैं, पर मेरे पे है ये तो भाई तो बच्ची सी दिखती है, इसका तो आवाज़ में वो हॉरर वाला दम नहीं है। पर वहीं पे कुछ लोगों को मेरी आवाज़ में हॉरर स्टोरी सुनना बहुत पसंद है, क्योंकि जब मैं वही चीज़ थोड़ा धीमे आवाज में डरा के बोलूँ तो वो तुम्हें अलग फील आएगी, इम्पैक्ट आता है। हाँ। सो बहुत हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है, कुछ नेगेटिव है। अच्छा, ये पूरी जर्नी में आपके साथ कुछ एक्चुअली में कुछ हुआ है हॉरर टाइप कि आपके साथ पर्सनली हुआ? सो सी आई ना बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, एनर्जीज, ये सब मैं बहुत ज़्यादा पहले नहीं करती थी, अब करती हूँ। आई फील लाइक आप जिस बारे में ज़्यादा बात करते हो आप उसे अट्रैक्ट करते ही करते हो। मैं दिन रात सिर्फ हॉरर की बात करती हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट्स रात को बैठ के लिखती हूँ, सुबह पूरे दिन शूट करती हूँ। 24 घंटे मैं इंसानों का नाम नहीं लेती जितना आत्माओं का बात करती हूँ। सो कहीं ना कहीं मेरा जो डर का फैक्टर वो बहुत बढ़ गया। पहले भी मुझे डर लगता था और मुझे बुरे सपने आते थे, पर अब जब से मैंने ये काम स्टार्ट करा है मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते हैं। और नाइटमेयर्स भी बहुत ऐसे तरीके दैट आई फुल्ली रिमेम्बर देम। मतलब आप तो आपने स्टोरी इतनी खुद सबकॉन्शियस में प्रोसेस करी है कि आपके ब्रेन को तो पता ही है, पता चल गया है। आप देखो क्या होता है, आप सुबह सपना देख रहे हो, आप उठते हो, आप भूल जाते हो 1-2 घंटे बाद। मेरे सपने ऐसे होते हैं कि मुझे याद है 2 हफ्ते पहले का सपना आज तक याद है, और वो कोई अच्छा सपना नहीं है, हॉरर सपना है। जैसे एक बार अभी 4 दिन पहले मेरे को इतना बुरा सपना आया विच इज़, मतलब मेरा दिल टूट गया वो सपना देख के। बट मेरा काम है कि नॉट स्टॉप नाउ, बट वो सपना देख के मैं भी डर गई कि यार ये क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। इट वॉज वेरी बैड। सो बट अब मुझे नाइटमेयर ज़्यादा आता है, डर ज़्यादा लगता है, और मेरा ऑरा थोड़ा ऐसा मुझे लगता है इफेक्ट हुआ होगा। अच्छा, आपकी कभी यूट्यूब पे कोई ऐसी वीडियो डीमोनेटाइज हुई है? यस, सो क्या हुआ था, डीमोनेटाइज नहीं, हट ही गई। तो अच्छा। मेरी इंस्टाग्राम की भी 2-3 वीडियोस हट चुकी है, यूट्यूब की भी वीडियोस हट चुकी है। मतलब वो पता है क्यों? क्योंकि आप नेगेटिव कंटेंट बना रहे हो तो उसमें ऐसे वर्ड्स, कत्ल, खून, नेगेटिव जो गाइडलाइंस के खिलाफ वर्ड्स आते हैं बहुत यूज होते हैं। सुसाइड, सही बात, समझ रहे हो, क्योंकि वो तो स्टोरी का ही हिस्सा है। पर अब उसको मैंने बहुत स्मार्टली प्ले कर दिया है। मैं कभी भी सुसाइड नहीं बोलती, मैं आत्महत्या बोलती हूँ। वो पकड़ ही नहीं पाता होगा ना, पकड़ ही नहीं पाता। मैं मर्डर नहीं बोलती, मैं कत्ल बोलती हूँ, हत्या बोलती हूँ, खून बोलती हूँ, ब्लड नहीं बोलती। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है। मैं कभी भी वैसी इमेजेस यूज़ नहीं करती। अगर मैं जेन्युइनली जो मैं इमेज यूज़ करना चाहती हूँ वो करूँ तो मेरा कॉन्टेंट into X100 बन जाएगा, पर वो तुम देख ही नहीं पाओगे क्योंकि इंस्टा और यूट्यूब से पहले ही हटा देगा। सो इन गाइडलाइंस की वजह से आपको बहुत वो रहना पड़ता है। और मैंने एक बनाई थी वीडियो, वो हट गई, पर मुझे लगता है वो हटने के बाद और चली। ओके। सो एक मैंने गौरव तिवारी के ऊपर वीडियो बनाई थी। गौरव तिवारी इज़ लाइक
लेजेंड इन ऐसा पैरानॉर्मल एक्टिविटी वाली चीज़ों में, पैरानॉर्मल फील्ड में। सो वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे और उनकी खुद की जो मौत हुई थी बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। तो मैंने उसको एक्सप्लेन करते हुए उनके जो फ्रेंड थे, फ्रेंड भी क्या, उनके एकदम डायरेक्टली नीचे जो काम करते हैं उनके फ्रेंड भी थे, बहुत क्लोज थे, उनके साथ मैंने एक वीडियो बनाई राजवकार। एंड वो वीडियो डालते ही तब मेरे यूट्यूब पे बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे और मेरी रीच भी अच्छी नहीं आती थी, ठीक ठाक आती थी, तो बहुत बुरी भी नहीं थी पर ठीक ठाक थी। तो मैंने वो डाला और वो डलती 2-3 हज़ार पे चली गई। तो आई वाज वेरी हैप्पी कि तो फटेगा। अगले दिन मैं सुबह उठ के देखती हूँ वीडियो रिमूव्ड। ओके ठीक, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने इंस्टा पे फुल ऑन जाके रैंट कर दिया, मेरी वीडियो डिलीट हो गई, मैं कैसे कैसे कंटेंट बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो रहस्यमयी कंटेंट लाई हूँ, मैं दोबारा डालूंगी, तुरंत देखना, तुरंत शेयर करना, फिर डिलीट हो जाएगी, तुम नहीं देख पाओगे। सो उस पर मेरे को बहुत कमेंट्स है, वाह आई फील वेरी नाइस कि मैंने वो वीडियो पहले ही देख ली थी, जिन लोगों ने देख ली होगी। तो मैंने वो दोबारा उसके अगले दिन पोस्ट करी और दैट वाज द फर्स्ट वीडियो टू क्रॉस 100K ऑन यूट्यूब। बट मैंने उसे फिर बहुत स्मार्टली एडिट करवाया, हर जगह बीप्स डलवा दिए, फोटोज़ कटवा दी, बातें कटवा दी। एक जगह थी जहाँ पे राजवकार जी, गौरव तिवारी जी के कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो लोगों को सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था, बट दैट वाज वन ऑफ द पार्ट जिसकी वजह से मेरी वीडियो डिलीट हुई, तो मुझे वो कटवाना पड़ा। तो मेरे को वैसे कमेंट्स भी आए कि अरे इसने बात काट दी, पूरी नहीं होने दी। मैं पूरी तो कर देती बात, पर तुम वीडियो नहीं देख पाते तो इसलिए मुझे वो बात कटवानी पड़ी वीडियो से, लाइक फाइनल एडिट से। रॉ फुटेज तो है मेरे पास, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। तो बट फिर वो अच्छा क्रॉस कर गए। एंड थोड़ा ये भी समझते हैं, जैसे आपने ऑल्दो बताया स्क्रिप्टिंग, एडिटर, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, कोई मैट्रिक्स हमें ट्रैक करने चाहिए यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए, और वो मैट्रिक्स ट्रैक करके हमें क्या इंसाइट निकालनी चाहिए उससे? सो यूट्यूब और इंस्टाग्राम इतने बढ़िया प्लेटफॉर्म्स है, वो तुम्हें सब बताते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। इंस्टाग्राम पे लाइक आई सेड अब एडिट्स भी है, नया फीचर है एडिट्स, वहाँ जाके तुम जितना एकदम प्रीमियर लेवल पे एडिट करना चाहते हो कर सकते हो। और यूट्यूब तुम्हें हमेशा एनालिटिक्स देता है। एनालिटिक्स एज इन तुम्हारी कौन सी वीडियो किस वक्त चली, कौन सी वीडियो पे कितने व्यूज़ आए, कितना रिटेंशन है, कितना तुमने पोस्ट करा, उसके कितने टाइम में सबसे ज़्यादा उठी। यूट्यूब का एनालिटिक्स इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो तुम्हें हर चीज़ बता देगा। अगर तुम वो देख के करोगे तो तुम बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हो। कुछ एग्जांपल आप शेयर कर सकते हो कि आपने ये मेट्रिक देखा, इससे आपने ये इंसाइट निकाली एंड ये बना दी? जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एक वीडियो थी जो काफ़ी चल रही थी, तो उसके अंदर ना जैसे यूट्यूब स्टूडियो होता है, तो उसके अंदर होता है कि आपके थंबनेल से क्लिक कितने आए, समझ रहे हो? तो मुझे समझ आ गया ऐसा थंबनेल चलता है, तो मैंने फिर वैसे थंबनेल बनाने स्टार्ट कर दिए, तो वो मेरी वीडियोस चली। फिर उस पे था कि रिटेंशन रेट कितना है। सो रिटेंशन इज एज इन कि कितने लोग रिटेन हुए उस पूरे वीडियो से, कौन से पॉइंट कहाँ तक देखे और रुके। जब मेरे को पता चला कि मेरे 25 मिनट की वीडियो में 15 मिनट तक लोग रुक रहे हैं, तो मैंने नेक्स्ट वीडियो के 15 मिनट इतने हुक वाले डाले, इतना ज़्यादा अच्छा डाला कि नेक्स्ट वीडियो में वो 20 मिनट्स हो गया। ओके। सो ये सब चीज़ों से तुम ध्यान दे के कर सकते हो। और थंबनेल पे बहुत अच्छा काम करना है, क्योंकि कोई भी यूट्यूब स्क्रॉल करता है तो इंस्टा पे तो तुम्हें थोड़ा ग्लिम्स दिखता है, पर यूट्यूब पे तुम्हें सिर्फ थंबनेल दिख रहा है। तुम्हारा थंबनेल अच्छा नहीं होगा तो क्यों कोई ओपन करेगा? उसमें ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल हुक वाला टाइटल डलवाओ तुम कि लोग एकदम मजबूर हो जाए। जैसे अगर अगेन मैं हॉरर स्टोरी डालती हूँ, तो अगर मैंने किसी हॉरर प्लेस का डाला है, तो अगर मैं दुनिया की सबसे हॉन्टेड जगह ये डालूंगी तो लोग ज्यादा रुकेंगे ना, इंस्टेड में उस जगह का नाम डाल दूं। तो ये सब तुम्हें थंबनेल पे देखना पड़ेगा। और फिर टाइटल बहुत अच्छा रखो, डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा रखो। डिस्क्रिप्शन में तुम बताओ कि कौन से पार्ट में क्या बात हुई है। जैसे लोग डालते हैं ना टाइम स्टैम्प डालते हैं, तो तुम टाइम स्टैम्प डालो कि 2 मिनट से 5 मिनट तो हमने जगह की बात करी है, 5 मिनट से 15 मिनट हमने कहानी पे बात करी है। तो इंसान पे नहीं है टाइम, वो टाइम स्टैम्प देख के कर लेगा। और यूट्यूब स्टूडियो में टैग्स होते हैं, कैटेगरी होती है, उसका भी कोई इंपॉर्टेंस होता है उसका? करेक्ट। तो टैग्स है, तो अगर तुम हॉरर पे डालो तो जो भी हॉरर क्रिएटर्स हैं उनके नाम को, उनके चैनल को यूज करके डालो, क्योंकि पुश मिलता है ऑफ कोर्स। हिंदी हॉरर स्टोरीज, कहानियाँ, भूत, आत्माएं, ये सब डालो। फिर यूट्यूब को पता चलेगा तुम्हारा कंटेंट किस बारे में, तो जो ऑडियंस उसको देखती है वो उधर पुश करेगा। स्पिरिट्स, ये सब डालोगे। तो कार का बना रहे हो तो कार, लग्जरी कार, बेस्ट कार्स, हाँ टैग्स, हैशटैग्स में डालो। और कैटेगरी में तुम स्टोरी टेलिंग करो तो स्टोरी टेलिंग डालो, कार का बता रहे हो तो कार का डालो, लाइफस्टाइल करो तो लाइफस्टाइल डालो। ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखना पड़ता है।
इट्स नॉट बिकॉज तुम्हारा कंटेंट खराब है या अच्छा है, डिस्कवरी, इट्स बिकॉज कंटेंट अच्छा हो खराब हो इज सेकंड, लोगों को पता चलेगा इज फर्स्ट। सही बात है, हाँ, पता डिस्कवरी कैसे होनी चलेगा, चाहिए, डिस्कवरी होनी चाहिए, राइट। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ओके, तो YouTube पे आपने बोला कि थंबनेल के कन्वर्जन मैट्रिक्स देखो, रिटेंशन देखो कि लोग कहाँ तक सब रुकते हैं, चीज़ देखो, कोई चीज़ मत मिस करो, चाहे वो तुम्हारे लाइक्स भी है। जैसे YouTube हर वीक का एनालिटिक देता है, उसमें YouTube एक क्विज करता है कि व्हाट डू यू थिंक तुम्हारी सबसे मोस्ट व्यूड वीडियो कौन सी थी। फिर वो तुम्हें 3 ऑप्शंस देता है। अब तुम 3 ऑप्शंस देख के पता लगा रहे हो ना कि तुम्हारे हिसाब से फर्स्ट है, और अगर सेकंड निकली तो तुम्हें अच्छा ये थी, तो तुम देखो ना मोस्ट व्यूड क्यों थी, कौन से टॉपिक पे बनाई तुमने, फिर उस टॉपिक को कंटिन्यू रखो। लाइक छोटी छोटी चीज़, सारी चीज़ मैटर करती है। तो थोड़ा आपकी टीम भी समझते हैं, जब आपने शुरू किया तब तो आप सब कुछ मतलब खुद से कर रहे थे, आपने फ्रीलांस लोगों को यूज़ किया होगा या फिर आपने स्टूडियो रेंट किया होगा। आज टीम स्ट्रक्चर कैसा दिखता है? मेरी टीम वही है, अच्छा। मतलब जो मैंने स्टार्ट करा था सेम टीम है बस, और अगर कोई चेंज हुआ है तो वो भी मेरे साथ आज तक भी कनेक्ट में है, और वो भी मेरा काम अभी भी करता रहता है। अच्छा। इट्स बिकॉज तुम्हारी जो एकदम कोर टीम होती है, जो स्टार्टिंग वाली टीम होती है, वो तुम्हारा स्टाइल समझती है, तुम्हें समझती है, तुम क्या चाहते हो, फिर तुम्हें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता, माइक्रो मैनेज नहीं करना पड़ता। सो मेरा जो कैमरामैन था वो भी अभी तक मेरा कैमरामैन है, वो मेरे क्लाइंट्स का भी शूट करता है, मेरा भी शूट करता है, मेरे साथ भी रहता है कि अगर मैं उसे बोलूँ यहाँ चलना है, ये हाँ हम मसूरी में शूट करेंगे, तो मेरे साथ चलता है मसूरी शूट करने के लिए। सो इट्स लाइक कि जितनी तुम्हारी टीम अच्छी और स्ट्रांग है उतना ही तुम चल सकते हो। मतलब सही टीम ढूंढना बहुत मुश्किल है। लाइक आई हैव ऑल्सो थोड़ा ये फ़नी है, मतलब चलो छोड़ो, फ़नी भी नहीं है, वियर्ड है। जैसे कि अब जब मैं एक्सपैंड करी तो आई वॉज लुकिंग फॉर पीपल, तो मेरे को ना बहुत ऐसे लोगों ने मैसेज करा इंस्टाग्राम पे कि मैं आपका कंटेंट देखती हूँ, आई वांट टू वर्क विद यू। मैंने बोला ठीक है, लेट्स वर्क, ठीक है चलो आओ। पर अब यार आप किसी के लिए काम करते हो, अब आप स्टार्ट कर रहे हो, आप भी कैसे स्टार्ट कर रहे हो, फुल मेहनत लगा के स्टार्ट कर रहे हो करके, है ना। तो मैंने उससे बोला कि सुनो हम स्टार्ट करते हैं एंड तुम ना मुझे ये काम करके दे दो। अब मैं 10 चीज़ कर रही हूँ, मेरा ध्यान नहीं है तुम्हारी तरफ, तुम्हारी तो एक वो जॉब है ना, तुमको ध्यान वही मुझे रिवर्ट बैक नहीं कर रही टाइम पे, तो मुझे उसका पीछा करना पड़ रहा है। ऐसी टीम बिल्ड करने से बढ़िया मैं अपनी पुरानी टीम पे स्टिक करके उन्हें इम्प्रूव और ग्रो करूँ। सो माई पॉइंट इज तुम अपनी कोर टीम को अपने साथ रखो, वर्क विद गुड पीपल, जो तुमसे पैसा मांग रहे हो तुम उन्हें अच्छा पैसा दो कि वो भी दिल से तुम्हारा काम करें। एंड टीम एक्सपैंड करते हुए पहले हफ्ते में ही समझ जाओ कौन कैसा काम करता है, और फिर उनके साथ कंटिन्यू मत करो, बिकॉज अगर तुम पहले 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो सब अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, बट नोटिस द स्मॉल थिंग्स कि वो टाइमली काम दे रहे हैं कि नहीं, कि वो खुद से कितना डेडिकेटेड हैं, कितना काम करना चाहते हैं, कैसा उनका वर्क कल्चर वो चाह रहे हैं, कैसा तुम दे पा रहे हो, कि फिर बाद में तुम्हें दिक्कत होगी। अब मैंने एक स्क्रिप्ट राइटर रख लिया और मैं एक शूट में हूँ और मुझे कल कोई स्क्रिप्ट चाहिए, मैं उसे कॉल करके कह रही हूँ यार स्क्रिप्ट दे दो, मैं अच्छा अभी 1 घंटे में 2 घंटे में, और वो कल तक नहीं दे रही, तो फिर किसका काम बढ़ रहा है, मुझे ही स्क्रिप्ट ढूंढनी पड़ेगी और लिखनी पड़ेगी, तो किसका काम जेपरेडाइज होगा, मेरा काम होगा कि यार मैं तो स्क्रिप्ट है नहीं, अब मैं क्या शूट करूँ, मेरा प्रोडक्शन का वैल्यू वेस्ट गया, लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, मेरा टाइम वेस्ट हुआ। इससे बढ़िया अच्छी टीम ढूंढो और उनको कोशिश करो हमेशा अपने साथ रखने के लिए, इंसेंटिव्स दो। जैसे मैंने एक तन्मय भट्ट का पॉडकास्ट देखा था एंड आई लव तन्मय, मतलब आई लव तन्मय भट्ट, मैंने उन्हें बहुत बार ऐसे रीच आउट करने की कोशिश करी है फॉर लाइक घोस्ट राइटिंग थिंग या अलग अलग चीज़ों के लिए। एंड मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा एंड ही सेड अपने पॉडकास्ट में कि वो अपने टीम को इंसेंटिव्स देते हैं कि कोई ब्रांड डील आ रही है ना तो वो उसका कुछ पार्ट टीम को देते हैं। वाई? फिर टीम खुद चाहती है ब्रांड डील आए, ब्रांड डील के लिए एक्स्ट्रा बेटर काम करती है, एक्स्ट्रा मेहनत लगाती है, क्योंकि उनका भी तो इंसेंटिव बन रहा है। तो अगर तन्मय भट्ट का फायदा हो रहा है, टीम का भी फायदा हो रहा है, तो टीम भी 10 जगह ढूंढेगी ब्रांड डील जाए, सबका फायदा हो रहा है। सो इट्स लाइक बहुत अच्छा तरीका है। सो इन माई टीम ऑल्सो आई एम नॉट एट दैट लेवल कि मैं सबको कुछ एक्स्ट्रा कट दे सकूँ, बट आई एम एट दैट लेवल कि कोई अच्छा काम कर रहा है और मुझसे एक प्राइस बोल रहा है कि मैं इतने पे काम करूँ, तो ठीक है करो, बट फिर मैं तुम्हारे साथ नेगोशिएट नहीं करी, तुम मेरे साथ काम में नेगोशिएट नहीं करोगे, तुम भी वो काम करोगे जो मैं तुम्हें कह रही हूँ। सो इफ अगर मैं आज भी अपने एडिटर को बोलती हूँ यार सुनो एक रात को रील चाहिए इंपॉर्टेंट है, वो कर लेता है, फिर अगले दिन मैं उसे हाफ डे दे देती हूँ। एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यार आपने काफ़ी कुछ बहुत मैच्योरिटी बिल्ड कर दी है इतने कम टाइम में, इतने कम एज पे, क्रेजी ऑनेस्टली। थैंक्स। अच्छा अब ये बताओ कि इंडिया में सबसे ज़्यादा घोस्टली प्लेसेस कौन से हैं?
सबसे भूतिया प्लेसेस? सो इंडिया में ऐसी बहुत जगह हैं जो काफ़ी हॉन्टेड है, जैसे कुछ तो काफ़ी नोन है, फॉर एग्जांपल भानगढ़ फोर्ट या अग्रसेन की बावली, ऐसी चीज़ें, राइट। बट कुछ है जो नोन भी है पर काफ़ी लोगों को पता भी नहीं है। जैसे मैं आपको एक जगह बताती हूँ जो उत्तराखंड में है और वहाँ पे परियां रहती है। अच्छा। वहाँ पे परियां रहती है, ये सब एक्नॉलेज करते हैं कि वहाँ परियां रहती हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सब एक्नॉलेज करते हैं, वहाँ के जो वो भी है ना टूर गाइड पीपल, जो भी तुम्हें लेके जाएंगे, टूरिस्ट को लेके जाते हैं वहाँ पे, वो भी तुम्हें बोलते हैं कि यहाँ परियां रहती है, यहाँ पे ये 3 चीज़ें नहीं करनी वरना तुम्हें लेके चली जाएंगी वो। ये कौन सी जगह है ये? तो इस जगह का नाम है खैट पर्वत और ये टेहरी गढ़वाल में है। और यहाँ पे ना ऐसा है, ऐसा कहते हैं कि यहाँ परियां रहती है उत्तराखंड की जगह। और आपको तो पता ही है उत्तराखंड को हम देवभूमि कहते हैं। तो जहाँ पे पॉजिटिव बहुत होता है वहाँ नेगेटिव भी बहुत होता है। एंड एनीवेज परियां तो बहुत पॉजिटिव फिगर हो गया। और यही कहते हैं कि अगर परियों का दिल तुम पे आ गया तो वो तुम्हें लाइक स्वर्ग ले जाती हैं। बट स्टिल इट्स स्कैरी ना कि तुम पसंद आ गए तो वो तुम्हें मार देंगी। सही बात है कि तुम्हें सोल लेके जानी पड़ेगी तो मारना तो पड़ेगा। सो उसके अंदर ना कुछ रूल्स होते हैं टू फॉलो, कि तुम कोई वहाँ पे बहुत सुंदर कपड़े नहीं पहन सकते, जैसे चमकीले अट्रैक्टिव कपड़े, क्योंकि जितना तुम सुंदर लगोगे उतना ही अट्रैक्ट होगा कोई भी तुमसे, चाहे वो एनर्जी हो, परिया हो, कोई इंसान, कोई भी हो। जितना तुम अपने आप को सुंदर, सुशील, एक गुड ऑरा में लेके जाओगे उतना ही लोग अट्रैक्ट होते। तो सुंदर कपड़े नहीं पहने और वहाँ पे कोई धुन नहीं बजानी, कोई म्यूज़िक नहीं बजाना, तुम विसल भी नहीं कर सकते क्योंकि विसलिंग साउंड भी कुछ लोगों की बहुत मधुर होती है ना। तुम वहाँ पे विसल नहीं कर सकते, गाना नहीं बजा सकते, तुम वहाँ पे कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं कर सकते कि बहुत स्पॉटलाइट में आ जाओ तुम। अगर तुम्हें जाना भी है तो एक स्पेसिफिक टाइम, शाम के बाद मत जाओ, शाम तक जाओ, लोगों के साथ जाओ, भीड़ में जाओ, अकेले मत इधर उधर घूमो। एंड अपनी तरफ ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश मत करो, धीरे धीरे बात करो, धीरे धीरे जाओ, अपना घूमना है तो घूम के वापस आ जाओ। क्योंकि वहाँ पे बहुत ऐसा मान्यता है कि लोग गायब कर देते हैं, मतलब परियां गायब कर देती है और कुछ लोगों के मिसिंग केसेस भी हैं वहाँ पे। सो बिलीफ बहुत स्ट्रांग है। एंड इधर के ऊपर आपको बहुत वीडियोस भी मिल जाएगी कि लोग जाते हुए। और एक तो मुझे लोगों का ये समझ नहीं आता, जहाँ पे लोगों को मना किया जाता है मत जाओ, वहाँ सबसे ज़्यादा जाएंगे। आप जाते हो कोई ऐसी जगह? मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊँगी। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ। मतलब एक तो मैं वैसे इतना हॉरर कंटेंट बनाती हूँ, अब मैं हॉरर जगह भी चली जाऊँ, मैं क्या बेवकूफ़ हूँ? बट एनीवेज मैं बोल रही हूँ मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ सीरीज जहाँ पे मैं जाऊँगी। अच्छा। बिकॉज करना पड़ता है। देखो कॉन्ट्रडिक्ट कितनी जल्दी कर दिया मैंने खुद को कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ पर व्यूज़ के लिए। तो क्या करें, काम है ना मेरा। सही बात। बट इट विल बी अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट जहाँ पे मैं स्टोरी टेलिंग ही करूँगी, ऐसी जगहों के अंदर जाके नहीं करूँगी। आई एम नॉट दैट स्टूपिड, पर बाहर से दिखाते आसपास स्टोरी सुनाते 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 वहाँ जाके आई विल शो यू। गाड़ी से सुनाते सुनाते भाग जाओगे। गाड़ी से सुनाते सुनाते मैं तुम्हें दूर से दिखाऊंगी, देखो वो जगह है जहाँ नहीं जाना। अब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ, मैं खुद भी नहीं जाऊंगी, गाड़ी मोड़ लो। थोड़ा ऐसा कॉन्सेप्ट। बट इट्स ऑल्सो इन मेकिंग, चल रहा है, लेट्स सी कब आता है। अच्छा, ये पूरी जर्नी में आपको कभी ऐसा लगा कि यार नहीं हो पा रहा है, छोड़ देते हैं, गिव अप करने का मन किया? नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट कभी नहीं करा। बट अब भी देखो ये 1 साल में नहीं करा। 1 साल से पहले जब मेरी फ्रेंड ने मुझे मोटिवेट नहीं करा था, सही तरीके, सही टेक्निक्स नहीं बताए थे, उससे पहले बहुत बार मैंने गिव अप करा है। उससे पहले तो गिव अप करने में आई वाज चैम्प। मतलब मैंने ना, ये मेरा 3rd 4th पेज है। सो इससे पहले मैंने 3 पेजेस बनाए थे, ठीक है, अलग अलग नाम से, अलग अलग टैग्स, अलग अलग ये वो। और उन पेजेस पे मैं वैसी ही वीडियोस डालती थी कि मैं बुक रिव्यूज़ देती थी, कैमरा में फेस नहीं दिखा रही, वॉइस ओवर है, कुछ कुछ में तो वॉइस ओवर भी नहीं है, बस लिखा हुआ कंटेंट है। अच्छा, वो भी चलता है वैसे? बट वो तब चलता था, अभी तो बहुत कम चलता है, बट तब बहुत चलता था। सो तब मैं वैसा कंटेंट डालती थी कि उसमें लिखा हुआ है और गाना बज रहा है, तो कोई सैड स्टोरी है तो सैड सॉन्ग्स चल रहे हैं, ये चल रहा है, और मैं उसे बस पोस्ट कर देती थी। पर मैं कंसिस्टेंट नहीं थी, मैं बिल्कुल भी डेडिकेटेड नहीं थी। मतलब मैं बोलने के लिए तो यार मैं तो कितनी मेहनत कर रही हूँ, 2 महीने से कंटेंट डाल रही हूँ, कुछ नहीं चला। बट अगर अभी मैं दिल से बात बताऊँ तो मैं अच्छे से काम नहीं कर रही थी, क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं थी। मैं एक बार स्क्रिप्ट लिख के 2 दिन डाल दिया, तीसरे दिन भूल गई, चौथे दिन भूल गई, फिर 5 वीडियो डाल दिया, तो ऐसा चलेगा भी नहीं, और चला भी नहीं तब। तो तब बहुत ऐसे पॉइंट्स आते थे कि मेरी कुछ वीडियोस अच्छी जाती थी 4-5 हज़ार पे, और फिर वो नहीं जाती थी। तो मेरा मन करता था अब मैं क्या करूं, तो मैं वो पेज ही डिलीट कर देती थी। ऐसे करके मैंने 2-3 पेज डिलीट कर दिए। फिर जब शी केम, शी सेड कि नहीं यार ये तो तुम नहीं कर पाओगी। उसने बोल दिया तू ऐसे करती रही तो कभी क्रिएटर नहीं बनेगी। अब
कोई ऑलरेडी उस पोस्ट पे तुम्हें बोल रहा है तो तुम वो सीरियसली लेते हो. मैंने भी सीरियसली नहीं, अब तो मैं कैमरा के सामने जाके फुल लाइट कैमरा एक्शन कहानी बताना सब. तो फिर उसके बाद चला. पर जब ये 1 ईयर वाला स्टार्ट हुआ ना, जब मैंने दिल लगा के काम स्टार्ट करा, मेरा कभी क्विट करने का मन नहीं करा. आई लुक फॉरवर्ड टू नेक्स्ट हर दिन. मतलब आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाट्स नेक्स्ट एवरी डे. उठते कि यार आज ये, आज वो, आज ये. मेरा आपका इतना ज़्यादा टाइट वो है, मतलब एक पूरा कैलेंडर इतना टाइट है, मुझे टाइम ही नहीं मिलता किसी के लिए. बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट कि आई एम वेरी लाइक ग्रेटफुल फॉर दैट कि अच्छा है, काम है. सही बात. और वही है कि इफ़ नॉट सिर्फ कंटेंट से रिलेटेड, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत चीज़ें दी है. जो मैं आपको बुक का बता रही थी, जब मेरे 90K 100K फॉलोअर हुए, सो आई गॉट इन टच विद अ पब्लिशर जिन्होंने फिर मेरी बुक लॉन्च कर दी. सो अगर मैं कभी ये काम गिव अप कर देती या नहीं उस पे पहुंचती, तो मेरी बुक कभी लॉन्च नहीं होती. वो एक सपना रह जाता. मेरा बचपन से सपना था किताब पे नाम लिखने का, वो कभी पूरा नहीं होता. बट नाउ माई बुक इज़ आउट देयर, किसी को खरीदने हो तो इट्स ऑल दैट कुडंट बी, उस बुक का नाम है. तो अब इट्स आउट देयर बिकॉज मैंने गिव अप नहीं करा एंड मेरा मन भी नहीं करा. आई लव दिस जर्नी, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इट. और आई एम होपिंग कि ये और बढ़े. नेक्स्ट पॉडकास्ट पे जब तक आपने गेम्स भी लॉन्च कर दिए हैं अब तो. हाँ, सो नाउ द थिंग इज कि जब आप एक मुकाम पे पहुंचे, मुकाम नहीं कहूँगी, इट्स अ ह्यूज बड़ा वर्ड है थोड़ा, बट जब आप एक प्लेस पे पहुंच जाते हो कि आपको पता है कि अब थोड़ा आप कंफर्टेबल हो, आपको आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो आई वुड से हर तरीके से मोनेटाइज करो. सो मैं स्टोरी टेलर हूँ, तो मैंने क्या कर सकती हूँ, किताब कर सकती थी, वो तो मैंने कर दी. ऑथर बनना था, कर दी. घोस्ट राइटर के क्लाइंट्स आते हैं. ऑलरेडी आप कितना बता रहे थे कि महीने के 1000-1500 बुक्स लोग ले रहे हैं ना? हाँ, ले रहे हैं. तो ऑथर वाली चीज़ चल रही है, घोस्ट राइटर वाली चीज़ चल रही है. अब पर मेरा ना बचपन से बिजनेस करने का भी बहुत मन था. माई डैड इज़ अ बिजनेसमैन, तो मेरे को लगता था बिजनेस करना चाहिए. सो फिर क्या हुआ, जब मैंने देखा कि यार कंटेंट मार्केट अभी बहुत वैसा चल रहा है, बुरा, कि आप ज़्यादा ब्रांड डील से पैसे नहीं कमा सकते अगर आप एक मैक्रो क्रिएटर हो, क्योंकि यहाँ तो बहुत ही फिर ऐसे माइक्रो क्रिएटर्स ढूंढेंगे जिनका एकदम वो है नीश ऑडियंस है या नीश ऑडियंस भी नहीं है, व्यूज़ अच्छे हैं पर फॉलोअर्स इतने नहीं है, तो वो कम पैसे में कर देंगे. या नहीं तो एकदम मेजर इन्फ्लुएंसर्स जो बहुत मिलियंस में हैं, जिनकी हर रील फट रही है, वो ढूंढेंगे कि उनका पैसा होने लगे, वर्थ इट है. तो मतलब 100,000 to 1 million वाले फॉलोअर्स के लिए प्रॉब्लम है आज के टाइम में? हाँ, आई वुड से 100,000 से लाइक 100K से 500K तक प्रॉब्लम है. अच्छा. हाँ, 500K के बाद आप एक उस लीग में आ जाते हो दैट यू आर अ बिग क्रिएटर. 100K से पहले यू आर स्टिल फिगरिंग आउट व्हाट यू आर डूइंग. 100K के बाद 500K तुम एक वो मिडिल लाइन पे हो, तो तुम पैसे लेना भी चाहते हो क्योंकि तुम इतना इन्वेस्ट कर रहे हो और तुम्हारे व्यूज़ भी आ रहे हैं, पर तुम्हारे वो मिलियंस, मेरी भी हर तीसरी रील मिलियन पे जाती है, पर हर रील मिलियन पे नहीं जा रही. इज अ थिंग, समझ रहे हो? तो यू कैन गो टू ब्रांड एंड से कि वाओ तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगी. लाइक रिसेंटली आई डिड अ ब्रांड डील, इट वेंट टू लाइक 500-600K, सो इट्स गुड. बट अब एक तो मैं हॉरर में भी हूँ, तो एनी अदर ब्रांड हु कम्स टू मी विल हैव अ हार्ड टाइम कि क्या रिजल्ट आएगा. बट एनीवेज जो भी करते हैं दे ऑल गेट रिजल्ट्स. बट फिर वो उनका एक माइंडसेट है दैट दे आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ. एक टाइम होता है ना, बीच में वो टाइम था जो 100 से 500K वाले बहुत पैसा कमा रहे थे, पर अब वो टाइम है 100 से 500K ही कम पैसा कमा रहे हैं. क्योंकि डील्स कमा रही है. एनीवेज अब लोग ब्रांड्स ही कम कर रहे हैं, चाहे वो मेजर इन्फ्लुएंसर्स के साथ ही क्यों ना हो. जो अगर पहले 10 करते थे तो अब 4 कर रहे हैं. इट्स एनीवेज टफ. और ये बात आई रियलाइज्ड थोड़ा जल्दी, सो आई स्टार्टेड माई बिजनेस. एंड टू बी ऑनेस्ट व्हाट आई फील कि अब वही क्रिएटर्स चलेंगे जो क्रिएटर्स भी और साथ साथ बिजनेस पीपल भी हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्योंकि वो सिर्फ क्रिएटर बन के पैसा नहीं कमा सकते. अब वो अपने बिजनेस को मोनेटाइज कर सकते हैं, अपने क्रिएटर वाली चीज़ को वो लेके +1 चीज़ लेके. सो जब मेरे अच्छे खासे वो हो गया, मेरे को बिजनेस वुमेन बनाई था, एंटरप्रेन्योर बनाई था, तो व्हाट आई डिड वाज कि मेरे को बचपन से ही डार्क चीज़ों में बड़ा मज़ा आता है. आई डोंट नो व्हाई. सो मैंने क्या करा, मैंने गेम लॉन्च करी, और ये गेम इंडिया में नहीं है. मतलब मेरे साथ शायद एक और मे बी वो गेम होगी, बट ये गेम US में बहुत फेमस है, बट इंडिया में नहीं है. सो इस गेम में क्या होता है कि जैसे आपको इंडिया के 10 ऐसे केसेस पता होंगे जो बहुत फेमस है बट अनसॉल्व्ड है. फॉर एग्जांपल आरुषि तलवार का केस, आज तक पता नहीं चला कि उनके पेरेंट्स थे नहीं थे, कौन था कौन नहीं था. तो इंडिया के लिए कितनी बड़ी मिस्ट्री है. इसी केस पे बेस्ड मैंने एक केस बना दिया कि एक लड़की अपने घर पे मारी हुई मिलती है, सस्पेक्ट उसके पेरेंट्स होते हैं, एंड आपको
केस को सॉल्व करके पता लगाना है कि इस गेम में, नॉट आरुषि तलवार के केस में, बट इस गेम में कौन रियल सस्पेक्ट है। समझ रहे हो? तो मैंने सिर्फ बेस प्लॉट सेम रखा है, बाकी सब तो चेंज्ड है। तो इट्स नॉट कि मैं कहीं से उठा के कुछ वो कर रही हूँ मिसयूज, बस एक प्लॉट सेम है। बट ऐसे ही इंडिया के और बाहर के जितने भी अनसॉल्व केसेस हैं, इंटरेस्टिंग, हाँ, तो वो सारे अनसॉल्व केसेस को मिला के मैंने गेम बनाई है। इट्स कॉन्फिडेंशियल एक ऐसी गेम सीरीज है जो आपको एज अ डिटेक्टिव और अ पुलिस काम करने का मौका देती है, लाइक एक्सपीरियंस लेने का मौका देती है। आपके पास 10-15 केसेस के ऑप्शंस हैं। आप 1 भी खरीद सकते हो, आप 2 भी खरीद सकते हो, आप 3 भी खरीद सकते हो। जितने ज़्यादा खरीदोगे ऑब्वियसली उतना ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिलेगा। लेट मी शो यू, मैं लेके आई थी। हाँ, प्लीज ना, तो जैसे जब आप ऑर्डर करते हो तो मैंने बोला ना 10+ है, तो ऑप्शंस है ऑफ कोर्स। तो ये फर्स्ट केस है हमारा, ठीक है। आपको ऐसे ही आपके घर पे एक ब्राउन फाइल मिलेगी। ब्राउन फाइल क्यों? क्योंकि थोड़ा वो गवर्नमेंट वाली फीलिंग देती है। और मैं चाहती हूँ, ओह अच्छा, प्रॉपर्ली ऐसे आता है। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भी ऑडियंस है, जो भी खेले, उसे एकदम ऐसी ही फील है कि वाओ ही इज़ अ डिटेक्टिव या शी इज़ अ डिटेक्टिव। तो ये आपको केस मिलता है। अब आप देखोगे इसमें एक वेलकम नोट है, इंस्ट्रक्शंस है, उसके बाद आपको ऑटोप्सी रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, विक्टिम कौन था, विक्टिम के बारे में जानकारी, सस्पेक्ट्स कौन है, सस्पेक्ट अपने आखिरी के मोमेंट्स पे कहाँ थे, मर्डर कैसे हुआ, मर्डर वेपन क्या था, सारी जानकारी जो एक रियल डिटेक्टिव या पुलिस को मिलती है, आपको भी मिलती है विद व्हाट्सएप चैट्स एंड कॉल रिकॉर्ड्स। फिर आपको पता लगाना है कि क्या इसी ने मारा है या बात कुछ और है। वी हैव आल्सो गिवन फोटोज थोड़ा और रियलिस्टिक बनाने के लिए। हाँ, वही मैं देख रहा था, कॉल रिकॉर्ड्स हैं इसमें कि कब कॉल आया, किसका कब कॉल आया, लास्ट बात किससे हुई। सो इट्स लाइक वो सस्पेक्ट की पिक्चर्स वगैरह भी डाली सब कुछ है। सो यू विल गेट अ फील कि आप जेन्युइनली कोई रियल केस सॉल्व कर रहे हो। एंड फिर इसके अंदर जो इंस्ट्रक्शंस है उसमें एक आईडी दे रखी है, इट्स कॉन्फिडेंशियल की हमारी जो वो है प्रोफेशनल आईडी है। आपको अपना आंसर कि किसने आपके केस में, किलर कौन था, क्यों उसने अपने विक्टिम को मारा और कैसे मारा, ये 3 चीज़ें लिखनी है। अगर आप सही लिख के हमें देते हो तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम आपको अपने पेज पे फीचर भी करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कल को मैं उन्हें पॉडकास्ट पे भी बुलाऊं, बिकॉज देयर वाओ यू आर सो स्मार्ट। बट अगर आप नहीं कर पाए तो आप ट्राई करते रहो। हमारा केस इंग्लिश में भी है और हिंग्लिश में भी है। इंग्लिश इज द लैंग्वेज जो आप व्हाट्सएप पे यूज करते हो, करेक्ट, कि आप हिंदी में बात कर रहे हो बट इंग्लिश अल्फाबेट्स के साथ। तो आपके पास कोई एक्सक्यूज ही नहीं है कि मुझे तो इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश में कर लो। एंड आप अकेले भी खेल सकते हो, दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो। अब तक हम अगर 100-200 केसेस बेच चुके हैं, सिर्फ एक लड़की है जिसने सॉल्व किया, जो सॉल्व करने के पास आई है। ओके, उसने मर्डर तो बता दिया, क्यों बता दिया, कैसे नहीं बता पाई। अच्छा, तीनों बताने हैं। हाँ, तीनों बताने। इट्स दैट टफ, क्योंकि अगर देखो मैं आपको ऑनेस्टली बताती हूँ, अगर मैं इजी गेम बना दूंगी तो तुमने ये एक बार खरीदा, खत्म हो गया, तुम अकेले खेल के चुप बैठ गए। पर अगर मैं इसे टफ बनाऊंगी, तुम अकेले भी खेलोगे, 10 लोगों को बुला के तुम बताओ, आओ बैठो मेरे साथ सॉल्व करो, तो वो मजा खत्म हो जाएगा। तो मैंने इंटेंशनली इसे टफ बनाया, यही मेरा सेलिंग पॉइंट है। मैं ऐसे सेल नहीं करती, मैंने गेम बनाई है, मैं ऐसे सेल करती हूँ, तुम इसे खेल ही नहीं पाओगे, तुम कर लो कोशिश। और अभी मैं कुछ टाइम बाद एक कॉम्पिटिशन स्टार्ट करूंगी, वो गेम थोड़ा मैं हायर उस पे एंड पे सेल करूंगी। जो बंदा उस गेम को सॉल्व करेगा मैं उसे 10,000 प्राइज दूंगी। क्योंकि वो गेम मैं इतनी टफ बनाऊंगी कि तुम नहीं कर पाओगे। तो कर लो, मेहनत कर लो, बट तुम नहीं कर पाओगे। और उस गेम को भी मैं सिर्फ 50 लोगों को ही बेचूंगी। जो भी उन 50 लोगों में से चला, इंस्टा पे मैं हर टाइम अपडेट देती रहूंगी, ये बंदा है, ये अपडेट है। जो जीता उसे मैं, तुम कहोगे तो लाइव स्ट्रीम पे पैसा दे दूंगी भाई, 10,000, बिकॉज आई विल मेक इट दैट टफ। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू गिव टू द वर्ल्ड। वेरी इंटरेस्टिंग। अब तुम देख लो करना है कि नहीं। सो इसके अंदर यू गेट लाइक पिक्चर्स, हमारा वो भी है, स्टैम्प भी है। सो हम थोड़ा बहुत प्रोफेशनल तरीके से बेच रहे हैं। सो दिस इज़ द गेम। इसके साथ साथ लाइक आई सेड, जो आप मोनेटाइज क्रिएटर वाली करने वाले, हम थोड़ा भटक गए। तो क्रिएटर वाली बात थी, बिकॉज मैं क्रिएटर बन के मे भी उतना पैसा ना कमा पाऊँ, बट मैं अपने स्किल्स को यूज़ करके और अपनी क्रिएटर जर्नी को दिखा के कमा सकती हूँ। सो आई गॉट क्लाइंट्स जिनका मैं सोशल मीडिया में हैंडल करती हूँ। आई हैव क्लाइंट्स जिनके लिए मैं किताबें लिखती हूँ एज अ घोस्ट राइटर। आई हैव दिस बिजनेस नाउ, एंड कल को मैं और प्रोजेक्ट्स भी ले रही हूँ। सो इट्स लाइक बहुत चीज़ें करनी पड़ती है। ऑल्सो आई एम एन ऑथर, तो मैं बुक रिलीज़ करूँगी अब नेक्स्ट ईयर या मे बी दिस ईयर एंड। तो बहुत चीज़ें करनी पड़ती है यार, इट्स वेरी टफ। तो अभी तुम सिर्फ क्रिएटर बन के सस्टेन नहीं कर सकते। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, बट आई थिंक मुस्कान, बहुत कुछ सीखने को मिला है, बहुत मज़ा भी आया स्टोरीज सुन के और अब ये गेम देख के। तो ये कमिंग टूवर्ड्स द एंड, एंड आई वांट टू आस्क कि आप, व्हाट्स द बेस्ट एडवाइस दैट यू हैव एवर रिसीव्ड?
मतलब कैसे, इन लाइफ, इन बिजनेस, in life. व्हाट? Best advice, that's a tough question because you know every advice that you get वो तुम्हें किसी ऐसे बंदे से मिलती है जो उसने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा और उसको रिजल्ट्स मिले हो. So best advice that has impacted you the most. आई वुड से ट्राई करते रहो, हर चीज़ ट्राई करते रहो. बिकॉज जब मैं काम वाम कर रही थी तो आई वॉज वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग हेडेड कि मैं ये काम में ही सक्सेस पाने की कोशिश करूँगी, तो यही काम करूँगी, कुछ और नहीं करूँगी, यही करूँगी. तो मेरे को बताया गया कि देखो, जस्ट बिकॉज तुम ये काम कर रही हो, तुम्हें नहीं मिल रहा रिजल्ट, डजंट मीन कि तुम में कोई कमी है. इट जस्ट मीन्स कि तुम इससे बेहतर शायद कोई और काम कर सकती हो. और शायद ये काम दूसरों को समझ नहीं आ रहा. तो तुम सब चीज़ें ट्राई करो, जो भी ट्राई कर रहे हो उस पर 100% दो. एक बिजनेस फेल होता है तो दूसरा चलेगा ही चलेगा, दूसरा फेल होता है तो तीसरा चलेगा ही चलेगा. जैसे इतने सारे मैंने एग्जाम्पल्स देखे हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये वो आते रहते ना पोस्ट की फ्लिपकार्ट ने एक ही दिन में फ्लिपकार्ट नहीं बनाया, उसके पहले 5 ऐसे आइडियाज़ थे जो फेल हो गए. तो आई वुड ऑल्सो से दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इज़ ट्राई करते रहो. बिकॉज इन दी एंड इट्स नॉट एन एडवाइस, बट जो ये बात मेरे साथ रह गई, देयर इज़ अ सेइंग कि कल को जब तुम मर जाओगे तो कोई जो भी तुम्हें परी लेने आएगी, कोई फरिश्ता लेने आएगा, भगवान जो भी होगा वो लेके आएगा और तुमको एक वर्जन दिखाएगा. और वो वर्जन तुम्हारा बेस्ट वर्जन होगा कि तुम लाइफ में क्या कुछ कर सकते थे. वो देख के तुम गिल्ट से ही अपने आप को माफ़ नहीं कर पाओगे कि मैं यार इतना सब कर सकता था पर मैंने ट्राई नहीं करा, मैंने क्विट कर दिया, इसलिए मैं ये बन के मर गया. तो वो गिल्ट ना लेने के लिए हर चीज़ ट्राई करते रहो. Wow. And your most fun memory while building, Muskan narrates and everything? सो टू बी ऑनेस्ट अभी 1 ही साल हुआ है एंड 1 साल में आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मच. मतलब आई वॉन्ट लाई कि मेरे को लग रहा था अरे मैं तो ये बन जाऊँगी, वो बन जाऊँगी, नो. बट इस 1 साल में मैं इतने जैसे आपने भी मुझे पॉडकास्ट पे बुलाया, मैं काफ़ी चैनल्स पे पॉडकास्ट पे गई हूँ. और वो चैनल्स मैंने हमेशा सिर्फ यूट्यूब पे देखे थे, ऐसा भी होता है, वैसा भी होता है. और टू बी ऑनेस्ट उनके 10 मिलियन फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं. सो मेरे को लगा था 10 मिलियन, 1.5 लाख मैच ही नहीं है. बट आई स्टिल वेंट टू देयर पॉडकास्ट, हमारी बात हुई, आई गॉट टू मीट सो मेनी न्यू पीपल. इतने ज़्यादा जगहों पे मैं गई हूँ, इतने ज़्यादा अच्छे लोगों से मैंने बात करी, इतना वैल्यू ऐड हुआ है मेरी लाइफ में दैट इट्स सो फन कि मतलब मैं आज यहाँ पे हूँ. जो लोकेशन में नहीं रिवील कर सकती ऑफकोर्स, बट लेट्स से मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, हो सकता है अगले हफ्ते मैं मुंबई में हूँ एक दूसरे पॉडकास्ट या इवेंट के लिए, विच इज़ सो इंटरेस्टिंग कि आपको ही नहीं पता कि आप नेक्स्ट मोमेंट कहाँ पे जा रहे हो. तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट आई थिंक. No, thank you so much. कैसा लगा आपको conversation? So I think this was one of the best podcasts that I have ever had. उसका रीज़न भी मैं आपको बताती हूँ. जो भी मुझे बुलाता है, क्योंकि मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, भूतों की कहानी सुनाती हूँ. एवरीबडी जस्ट सेज कि तुम बैठ के मुझे भूतों की कहानी सुनाओ, बेस्ट कहानी सुनाओ, कौन सा सबसे डर लगा, ये वो. आज तक किसी ने मुझसे बात पॉडकास्ट पे बुला के किसी ने मुझसे ऐसे 1-on-1 कॉन्वर्जेशन नहीं करी कि यार अपनी जर्नी बताओ, अपना काम बताओ, ये बताओ. एंड मैं जहाँ पे भी पॉडकास्ट हर टाइम में एक अलग एक्सपेक्टेशन कि यार ये तो मुझसे ज़रूर पूछेगा, है ना, ये तो मुझसे पक्का पूछेगा. पर सब फिर वही स्टोरी टेलिंग वाली ही चीज़ पूछते, विच आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. अगेन ये मत बुलाना बंद मत करना कि नहीं इसको नहीं. मतलब ऐसा है कि आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी ऐसा मतलब बहुत एक्साइटेड टू टेल यू द स्टोरीज. बट क्योंकि दिस इज समथिंग न्यू जहाँ पे मैंने अपनी बात करी है, सो इसलिए इट्स वेरी गुड फॉर मी. ग्रेट. एंड एनी एडवाइस फॉर अस? You're doing a great work. जैसे मैंने बोला, आप प्रोडक्शन पे ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट करो, यू हैव अ ग्रेट टीम. आई फील लाइक कि आप बहुत अच्छे से स्टार्ट कर रहे हो, दैट यू आर मेकिंग अब वैसे बल्क कंटेंट बना रहे हो कि पहले आप इतना शूट करोगे फिर डालना स्टार्ट करोगे. सो आई थिंक यू आर ऑन अ वेरी गुड पाथ. जस्ट कंटिन्यू और दिल पे मत लेके जाना लोगों की बात. Sure. वो वर्स्ट चीज़ है जो आप कर सकते हो. लोगों की बात मत सुनना, मतलब बुरे कमेंट्स को मत सुनना. पर बुरे कमेंट्स में से भी ट्राई कि आप कुछ अच्छा सीख पाओ. जैसे मुझे पहले बुरे कमेंट आते थे ना, आई हैव नोटिस कि वही लोग अब मेरी कमेंट पे अच्छे भी करते हैं. कि पहले अगर कोई मुझे बोलता था कि नहीं इस कहानी में तो मज़ा नहीं है, अब जब मैंने स्टोरी टेलिंग स्टाइल चेंज करके भूतिया एस्थेटिक रखा तो वही कि अब मज़ा आ रहा है. सो इट्स लाइक कि तुम्हारे साथ वो भी ग्रो कर रहे हैं, तुम भी ग्रो कर रहे हो. तो इट्स वेरी फन. No, thank you so much. Thank you.